प्रेरक पड़ाव को इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश, नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है।
ये सदन और इस सदन के माध्यम से फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन ने भूतकाल में जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने स्थान पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। और जैसा आपने उल्लेख किया, भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी, शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है और जब आजादी मिली तब से चल रहा है। इस बार भी यही था, कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, असंभव है। लेकिन ये भारत की ताकत है कि वह भी हुआ और विश्व सर्वसम्मति से एक साझा घोषणा पत्र लेकर के आगे का रोड मैप लेकर के यहां से प्रारंभ हुआ है। और अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में, क्योंकि भारत की अध्यक्षता नवंबर के आखिरी दिन तक है, इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उपयोग हम करने वाले हैं और आपकी अध्यक्षता में दुनिया भर के ये जो G20 के सदस्य हैं, P20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट, जैसे आपने घोषणा की, सरकार का आपके इस प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबके लिए गर्व की बात है, आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है, पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़ करके नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है।
हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। आजाद भारत के नवनिर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं इन 75 वर्ष में यही सदन में आकार लेती हुई हमने देखी है। आज हम जब इस सदन को छोड़ करके नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तब भारत के सामान्य मानवी की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, उसकी अभिव्यक्ति का भी यह अवसर है। और इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी, मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम में से बहुत लोग हैं जो संसद भवन के अंदर जो चीजें लिखी गई उसको पढ़ते भी रहते हैं, कभी कभी उसका उल्लेख भी करते हैं। हमारे यहाँ संसद भवन के प्रवेश द्वार पर एक छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य है, लोक द्वारम करके पूरा वाक्य है। उसका मतलब ये होता है कि जनता के लिए दरवाजे खोलिए और देखिए कि कैसे वो अपने अधिकारों को प्राप्त करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये लिखा हुआ, हमारे प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ। हम सब और हमारे पहले जो यहां रहे हैं वो भी इस सत्यता के साक्षी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, समय रहते जैसे जैसे वक्त बदलता गया, ये हमारे सदन की संरचना भी निरंतर बदलती रही है और अधिक समावेशी बनती गई है। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि विविधताओं से भरा हुआ इस सदन में नजर आता है। अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां, अनेक पहरवेश है, अनेक खान पान है। सदन के अंदर सब कुछ है और
समाज के सभी तबके के लोग, चाहे वो सामाजिक रचना के हो, चाहे आर्थिक रचना के हो, चाहे गांव या शहर के हो, एक प्रकार से पूर्ण रूप से समावेशी वातावरण सदन में पूरी ताकत के साथ जन सामान्य की इच्छा आकांक्षाओं को प्रकट करता रहा है। दलित हो, पीड़ित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, हर एक का धीरे 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 योगदान बढ़ता चला गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन की। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि इस सदन में आदरणीय इंद्रजीत गुप्ता जी 43 ईयर, अगर मेरी गलती नहीं हो तो 43 ईयर इस सदन में लंबा समय बैठ करके इस सदन के साक्षी बनने का उनको सौभाग्य मिला। और यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां शकीकुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे, जबकि उनकी उम्र 93। और आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि 25 साल की उम्र की चंद्रमणि मुर्मू इस सदन की सदस्य बनी थी। सिर्फ 25 साल की उम्र की, सबसे छोटी उम्र की सदस्य बनी थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाद विवाद, कटाक्ष, ये सब कुछ हम सबने अनुभव किया है, हम सबने इनिशिएट भी किया है, कोई बात नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारे पहले की पीढ़ियों में भी रहा है, जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारा यहाँ का रूप देखते हैं और बाहर निकलते ही हमारा जो अपनापन होता है, परिवार भाव होता है, वो एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। और ये भी इस सदन की ताकत है, एक परिवार भाव। और उसके साथ साथ हम कभी कड़वाहट पाल करके नहीं जाते हैं, हम उसी प्यार से सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी मिल जाए तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं है, उस स्नेह भरे याद दिनों को भूलते नहीं है। वो मैं अनुभव कर सकता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पहले भी और वर्तमान भी हमने कई बार देखा है कि अनेक संकटों के बावजूद भी, अनेक असुविधाओं के बावजूद भी सांसद सदन में आए हैं और उन्होंने शारीरिक पीड़ा भी असह्य हो तो भी सदन में एक सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे सामने हैं। गंभीर गंभीर बीमारियों के बावजूद भी कोई व्हीलचेयर में आना पड़ा, किसी को डॉक्टरों को बाहर खड़े रख करके अंदर आना पड़ता, लेकिन सभी सांसदों ने कभी न कभी इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है।
हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो मौत को बुलावा न दे दे। उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद दोनों सदन में कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में भी सदन में आए, अपना कर्तव्य निभाया। हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया। आवश्यकता पड़ी, डिस्टेंस रखना भी था और बार बार टेस्टिंग भी करना पड़ता था। सदन में आते थे लेकिन मास्क पहनना पड़ता था। बैठने की रचना भी अलग अलग की, समय भी बदले गए। हर चीज के साथ राष्ट्र का काम रुकना नहीं चाहिए, इस भाव से सभी सदस्यों ने इस सदन को अपने कर्तव्य का महत्वपूर्ण अंग माना, संसद को चलाए रखा। और मैंने देखा है कि इस सदन से इतना लगाव लोगों का रहता है कि पहले कभी हम देखते थे कोई 30 साल पहले सांसद रहा होगा, कोई 35 साल पहले रहा होगा, लेकिन वो सेंट्रल हॉल तो जरूर आएगा। जैसे मंदिर जाने की आदत होती है वैसे उनको सदन में आने की आदत है। इस जगह का लगाव बन जाता है, एक आत्मीय भाव से जुड़ाव हो जाता है। और ऐसे बहुत से पुराने लोग हैं जो आते जाते में मन करता है जरा चलो एक चक्कर काटते हैं। आज उनका जनप्रतिनिधि के नाते दायित्व तो नहीं है, लेकिन भूमि के प्रति उनका लगाव हो जाता है। ये सामर्थ्य होता है इस सदन का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी, पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं, 50। लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया और ये राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। और इस विश्वास से कि हम भले आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है, इसका गौरवगान करने का ये अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई और उसने देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हमें चलाता है, हमारे संविधान दिया। और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमें मिला वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवी का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया। यहाँ जन भावनाओं की पुरजोश अभिव्यक्ति, और हम देखते हैं राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर कलाम, रामनाथ कोविंद और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, इन सब के संबोधन का लाभ हमारे सदनों को मिला है, उनका मार्गदर्शन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को
नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम, जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने में, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। विश्व के भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे इन सदनों को संबोधित करने का भी अवसर आए और उनकी बातों में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव व्यक्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में खोने की नौबत आई, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रु भीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए, वो निर्णय मावलंकर जी से काल से शुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखंड के हो या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ये काम हमारे करीब 17 स्पीकर और उसमें 2 हमारी महिला स्पीकर ने भी, और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक और बिरला जी का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है। हर एक ने अपनी अपनी शैली रही है, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेकर के नियमों कानूनों के बंधन में इस सदन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महोदय को भी आज वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि हम जनप्रतिनिधि अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सातत्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच जो ये टोली बैठती है, उनकी भी कई पीढ़ियां बदल गई है। कभी कागज लेके दौड़ के आते हैं, उनका भी योगदान कम नहीं है। हमें कागज पत्र पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं, सदन में कोई गलती ना हो जाए, उसके निर्णय में कोई गलत ना हो जाए, उसके लिए वो चौकन्ने रहते हैं। जो काम उनके द्वारा हुआ है, उसने भी सदन के क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में तेजी लाने में बहुत बड़ी मदद की है। मैं उन सभी साथियों का और इनके पूर्व में जो रहे हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, सदन मतलब ये खंड ही नहीं है, इस पूरे परिसर में अनेक लोगों ने, किसी ने हमें चाय पिलाई होगी, किसी ने पानी पिलाया होगा, किसी ने रात रात चली हुई सदन को किसी को भूखा पेट रहने नहीं दिया होगा, कई प्रकार की सेवाएं की होगी। किसी ने माली ने इसके बाहर के एनवायरनमेंट को संभाला होगा, किसी ने इसकी सफाई की होगी। न जाने कितने ही अनगिनत लोग होंगे जिन्होंने हम सब अच्छे ढंग से काम कर सके, और यहां जो काम हो वो काम देश को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक तेजी से हो,
उसके लिए जो माहौल बनाना, व्यवस्था बनाना, उसके लिए जिसने योगदान दिया है, मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ से भी मैं उनका विशेष रूप से नमन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का ये सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं, तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने जीवन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कार्यकाल में संसद के काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है। एक प्रकार से वो जीवंत साक्षी रहे हैं। उन्होंने यहां की पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई, और तब तो ये सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तब वही लोग थे जो यहां की बात पहुंचाते थे, और उनका सामर्थ्य था वो अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर की भी पहुंचाते थे। और मैंने देखा कि ऐसे पत्रकारिता जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे, लेकिन इनके काम को कोई भूल नहीं सकता है। और खबरों को लिए नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा दी थी। आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया हो, तो ऐसी अननोन चीजें बताते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती है, कान से सुनी होती है, जो अचरज करने वाली। यानी एक प्रकार से जैसी ताकत यहाँ की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है, और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव का भाव जगाया है। मैं आज, कई पत्रकार बंधु होंगे जो रहे नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए जैसा ये सदन छोड़ना भावुक पल है, मैं पक्का मानता हूं इन पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये सदन छोड़ना उतना ही भावुक पल होगा, क्योंकि इनका लगाव हमसे भी ज्यादा रहे। कुछ तो पत्रकार ऐसे होंगे जो हम लोगों की टर्म से भी समय उन्होंने काम किया होगा। आज उनके उस महत्वपूर्ण लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए योगदान देने के लिए भी याद करने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन के अंदर आते हैं, हमारे यहां नाद ब्रह्म की कल्पना है। हमारे शास्त्रों में माना गया है किसी एक स्थान पर अनेक बार एक ही लय में उच्चारण होता है तो वो तपोस्थली बन जाता है, उसके एक पॉजिटिव वाइब होते हैं। नाद की एक ताकत होती है जो स्थान को सिद्धि स्थान में परिवर्तित कर देती है। मैं मानता हूं ये सदन भी वो 7-7,500 जनप्रतिनिधियों के द्वारा
बार बार जो शब्द गूंजे हैं, जो वाणी यहां गूंजी है, उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करें या ना करें, लेकिन इसकी गूंज इसे तीर्थ क्षेत्र बना देती है। एक जागृत जगह बन जाती है और लोकतंत्र की प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आज से 50 साल के बाद भी जब यहाँ देखने के लिए भी आएगा तो उसे उस गूंज की अनुभूति होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहाँ पर गूंजती थी। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका कर। वो बम की गूंज भी जो देश का भला चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किएगा, अनेक बातों के लिए याद करेगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्री परिषद थी, बाबा साहब आम्बेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें जानते हैं कि भारत में बाबा साहब आम्बेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा? औद्योगिकरण होना चाहिए। और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई थी। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने, लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था।
आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन इस बात का हमेशा ऋणी रहेगा क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 से 18 करने का निर्णय हुआ था और देश की युवा पीढ़ी को इसका योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया था। हमारे देश ने गठबंधनों की सरकारें देखी, पीपी सिंह जी हो, चंद्रशेखर जी, और बाद में एक सिलसिला चला। लंबे अरसे से दिशा में देश जा रहा था, आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसके आज देश को परिणाम मिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन में देखी। सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया। और इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफल रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार चढ़ाव हमने देखे और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए और दुनिया के लोगों का आज भी अचरज होता है। ये सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। ये भी सामर्थ्य इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचय कराता है। और यही सदन है जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था। ये भी इसी सदन में हुआ। आज अनेक छोटी छोटी रीजनल पार्टियों का प्रतिनिधित्व हमारे देश की विविधता को, हमारे देश के एस्पिरेशंस का एक प्रकार से वो आकर्षक केंद्र बिंदु बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे, मोरारजी भाई, वीपी सिंह। एक प्रकार से कांग्रेस में जीवन खपाया था, लेकिन एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी इसकी विशेषता थी। और हमारे नरसिम्हा राव जी, वो तो बिस्तरा गोल करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, निवृत्ति की घोषणा कर चुके थे, लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत देखिए, सदन की ताकत देखिए, वो प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल हमारी सेवा कर। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबकी सहमति से कठिन से कठिन कार्य होते हुए हमने देखे हैं। 2000 की साल थी, अटल जी की सरकार थी। इसी सदन ने 3 राज्यों का गठन सर्व स्वीकृति से किया और बड़े उमंग उत्साह से किया। जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई
तो उत्सव छत्तीसगढ़ ने भी मनाया, उत्सव मध्य प्रदेश ने भी मनाया। जब उत्तराखंड की रचना हुई तो उत्सव उत्तराखंड ने भी मनाया, उत्सव उत्तर प्रदेश ने भी मनाया। जब झारखंड की रचना हुई तो उत्सव झारखंड ने भी मनाया, उत्सव बिहार ने भी बताया। ये हमारे सदन का सामर्थ्य, सब सहमति का वातावरण बना करके। लेकिन कुछ कड़वी यादें वो भी है कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी बही, और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया, न आंध्र उत्सव मना पाया। एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान सभा ने, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन की परंपरा रही है। संविधान सभा ने उस समय अपना दैनिक भत्ता 45 रुपये से कम करके 40 कर दिया था। उनको लगा हमें इसको कम करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही सदन है कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी, जो बहुत कम पैसे में खाना मिलता था, इसी सदस्यों ने उस सब्सिडी को भी खत्म कर दिया और पूरा पैसा देकर के अब कैंटीन में खाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल में जब जरूरत पड़ी तो यही सांसद जिन्होंने एमपी लेड फंड को छोड़ दिया और देश को इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए आगे आए। इतना ही नहीं, कोरोना काल में इसी सदन के सांसदों ने अपने तनख्वाह में 30% कटौती की और उन्होंने देश के सामने आए हुए संकट में अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम गर्व से कह सकते हैं, ये सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे पूर्वज जो सदन में बैठे थे वो भी कह सकते हैं कि हम ही लोग हैं जिन्होंने हम पर डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे यहां जनप्रतिनिधित्व कानून में समय समय पर कठोरता बरती। नियम हमने ही लादे, हमने ही तय किया कि नहीं, जनप्रतिनिधि के जीवन में नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ये जीवंत लोकतंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण है और ये सदन ने दिया है, यही माननीय सांसदों ने दिया है और हमारी पुरानी पीढ़ी के सांसदों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि कभी कभी उन चीजों को भी याद करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जो वर्तमान सांसद हैं उनके लिए तो ये विशेष सौभाग्य का अवसर है। सौभाग्य का अवसर इसलिए है कि हमें इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी बनने का अवसर देता है। कल और आज से जुड़ने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाली कल निर्माण करने का एक नया विश्वास, नया उमंग, नए उत्साह के साथ हम यहां से विदाई लेने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी 7,500 जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके गौरवगान का पल है। इन दीवारों से हमने जो प्रेरणा पाई है, जो नया विश्वास पाया है, उसको लेकर जाने का है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही है। नेहरू जी के योगदान का गौरवगान अगर इस सदन में होता है, कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन न करे। लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है हम सब ने अपने यहां सोच लें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में और इस अनुभवी माननीय सांसदों के सामर्थ्य से हम नई संसद में जब जाएंगे तो नए विश्वास के साथ जाएंगे,
मैं फिर एक बार आज पूरा दिवस आपने इन पुरानी स्मृतियों को ताजा करने के लिए दिया, एक अच्छे वातावरण में सबको याद करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सबका आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन की ऐसी मधुर यादों को यहां हम जरूर व्यक्त करें ताकि देश तक पहुंचे कि सचमुच में ये हमारा सदन, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की गतिविधि सच्चे अर्थ में देश को समर्पित है, इसका भाव लोगों के तक पहुंचे। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार इस धरती को प्रणाम करता हूं, इस सदन को प्रणाम करता हूं। भारत के मंदिरों से बनी हुई हर एक दीवार के हर एक ईंटे को प्रणाम करता हूं और पिछले 75 साल में भारत के लोकतंत्र को नया सामर्थ्य शक्ति देने वाले हर गुंज को, उस नाद ब्रह्म को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सदन की सीख, अनुभव, यहाँ की प्रेरणा, यहाँ की गूंज के बारे में व्यक्त किया है। मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आज का दिन इसी तरीके से सकारात्मक वातावरण में हम चर्चा करें, सकारात्मक विषय रखें और जो कुछ भी यहाँ से सीखा है, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी इस देश को, लोकतंत्र को दिया है, उसके बारे में सकारात्मक विचार रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी जी। प्रधानमंत्री को रहना चाहिए था, प्रधानमंत्री को उपस्थित रहना चाहिए था, हमारी बात को सुन ले। ये क्या मर्यादा रही? I'm just coming. सर, ये हमारे ये उनका बैग यहीं पे है, उनका बैग यहीं पे है, उनका बैग यहीं पे है। ये देखिए बैग, आपके बैग यहीं पे, आपको तो चल नहीं गए, आप तो चल नहीं गए, आ रहे वापस। चिंता नहीं आ रही है। आपके कहाँ गए? बहुत लंबी भाषण के। अरे भाई, आप कहाँ जा रहे? सर, please, sir, I must appreciate your endeavor for offering this opportunity to ventilate our views on the constitutional दिवस, संविधान दिवस। लेकिन बात यही सर, कहे तो जाते हैं 75 साल, लेकिन जब तक मेरा जानकारी है, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सभा हुई थी वो 1946 में, और 1949 26 नवंबर में ये अडॉप्ट हुई थी, और 1950 26 जनवरी ये चालू हुई थी हमारे संविधान इस देश में। लेकिन आप कहां से 75 साल के अमृतकाल ये लाया गया, ये मुझे समझ में नहीं आते हैं सर। सही मायनों में जब ये सदन ये खबर मिल रहे हैं कि आज ये सदन की अंतिम दिवस है, तो सही मायनों में भावुक तो होना स्वाभाविक है। कितने सारे विद्वजनों ने, ज्ञानियों ने, पंडितों ने और देश प्रेमी ने हमारे ये सदन, उसके साथ साथ हमारा संविधान और ये देश की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए न जाने कितने योगदान किए होंगे। बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने ये दुनिया छोड़ के चले गए, उनका याद हम करते रहेंगे। जिंदगी में ये सदन जरूर कहेगी
कि जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए तो किसी ने चलते ही सांस भर लिए। माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन। प्लीज माननीय सदस्य, नाम लेके पुकारूंगा, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, बैठिए। सर क्या है सर? जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए, किसी ने चलते ही सांस भर लिए। पर जिंदगी की दूसरा नाम है दरिया, वो तो बस बहते रहेंगे, चाहे रास्ते में फूल गिरे या पत्थर। उसी तरह हमारी ये सदन की कारवां ये भी चलते आ रहे हैं और आज भी ये चल रहे हैं। Sir, today I may come to that conclusion that this is the last day. Naturally, we are all present here to bid the adieu of our old building. Our magnificent building today singing a swan song, because tomorrow onward we will be shifting to a new parliamentary edifice. सर, मैं शुरू में ये कहना चाहते हैं, मैं ज्यादा समय तो नहीं है हम लोगों के लिए, कि जब संसद में संविधान की चर्चा हो, लोकतंत्र की चर्चा हो, तो हमारे पंडित नेहरू जी और बाबा साहेब अम्बेडकर, नेहरू जी तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे, बाबा साहेब अम्बेडकर को हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता देते हैं। अच्छा लगा कि आज नेहरू जी के बारे में हमें भी मौका मिलेगा ये सदन में बात रखने की। तो शुरुआत में मैं ये कहना चाहते हैं सर, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया नेहरू हैड सेड, parliamentary democracy demands many virtues. It demands, of course, ability. It demands a certain devotion to work, but it demands also a large measure of cooperation, of self-discipline, of restraint. We know very well that there are not many countries in the world where it functions successfully. I think it may be said without any partiality that it has functioned with large measure of success in the country. Why? Not so because we, the members of this house, are exemplars of wisdom, but I think because of the background of our country and because our people have the spirit of democracy in them. Jawaharlal Nehru detested cultism. He was humble in his submission to constitutional requirement. In an interview with Mr. P.K. Karanjia, he specifically mentioned, "You were wrong in using words like the Nehru epoch or Nehru policy." Though he enjoyed massive majority in the parliament, he was tireless in listening opposition voice and never mock, deflect, pontificate when answering questions asked of him. He never believed in steamrolling the opposition and given due respect to feeling and sentiments of the opposition member. It is significant to note that it was during his tenure the parliament ran smoothly. He was not only led the nation in a difficult situation, but he was the prime force and pioneer who has given a wonderful beginning of our parliamentary democracy by his immense contribution. Sir, मैं आपके संगन में लाना चाहते हैं, even speaker bell would ring for Jawaharlal Nehru when he exceeded time limit while making his speeches in the parliament. It shows that no one was beyond parliament's prerogative, and that was Nehru's contribution. Analyzing Jawaharlal Nehru's contribution to the development of parliamentary democracy in India has become significant and mere relevant in the
contemporary context, which forces us to recall the glorious beginning of our parliamentary democracy, where healthy debate and discussions were order of the day. Sir, अगर सदन में जवाहरलाल नेहरू की चर्चा ना होगी, तो it will be equivalent of the performance of Hamlet without the presence of Prince of Denmark. So at the stroke of midnight hour, the iconic speech has delivered in the parliament still has been reverberating the entire precincts of this house. Sir, another one, most illustrious person, Baba Saheb Ambedkar. Sir, Baba Saheb Ambedkar, who is regarded as the father of our constitution, he suggested that political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity, which are not to be treated as a separate items in the Trinity. They form a union of Trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Equality cannot be divorced from liberty. Liberty cannot be divorced from equality. And nor equality and liberty can be divorced from fraternity. Now we need the mantra of Baba Saheb Ambedkar, the mantra of Jawaharlal Nehru and other stalwarts who have made this parliamentary democracy glorious for us to be remembered again and again. Sir, ये पार्लियामेंट में कभी भगत सिंह जी एक बम फेंका था, लेकिन किसी को आहत करने के लिए नहीं, ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए 1929 में। सर, ये सदन में हमला हुई थी 2001 साल में, आतंकवादी ने हमला किया था, हमारे वॉच एंड वार्ड और सारे लोग ये आतंकवादी हमला को रोके थे। आज हम सब के लिए हमारी तरफ से श्रद्धा अर्पण करना चाहते हैं। ये सदन के सारे मेंबरों के साथ साथ हमारे जितने स्टाफ है सर, ये मेहनत करते हुए आज इस सदन को इतना गरिमामय बनाया है। सर, आप सुन के चौंक जाओगे सर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की ये प्राइम मिनिस्टरशिप को संभाला, ये देश को अगुवाई करने के लिए तैयार हुई, तब हिंदुस्तान की हालत क्या थी जानते हैं सर? हमारे आयु थी महज 32 साल, हमारा साक्षरता थी महज 12%। सर, पर कैपिटा हमारा रोजगार क्या था जानते हैं सर? सिर्फ 245 रुपया। आप सोचिए, एक तरफ अकाल, विभाजन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा, लाखों की तादाद के लोगों को जान गंवाने पड़े, सारे देश में तही तही मच गई थी। उसी कठिन हालात में जवाहरलाल नेहरू साहब को ये सरकार को संभालने पड़ी, और उस समय की हमारे आर्थिक हाल को भी अब देखिए कि रोजाना हमारी देश की हर व्यक्ति को रोजगार थी सिर्फ 245 रुपया। सर, आज 14-15 साल तक ये देश की हर व्यक्ति की रोजगार बढ़ाया गया था 72,000 रुपया, अभी उससे और बड़ी होंगी। किसका मतलब, किस जगह से उन्होंने शुरू किया था और किस जगह पहुंचे। इसीलिए उन्होंने कहा था उसी दिन कि लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ट्रीस्ट विद डेस्टिनी एंड द टाइम कम्स व्हेन वी विल रिडीम आवर प्लेज। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग थे सारे ने
ये शपथ ली थी कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे और देश आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे। सर, चंद्रयान की बात हो रहे थे, आपको जानकारी देना चाहते हैं, 1946 में हमारे देश की आजादी के पहले ये नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक रिसर्च कमेटी बनाया गया था। 1948 से हमारे देश में ये नेहरू जी के नेतृत्व में हम सिर्फ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आज की साइंस विज्ञान की तरफ हम आगे निकलते हुए हमें ये देश के लिए क्या किया सर? ये देश के लिए बनाया इसरो। विक्रम भाई साराभाई की अगुवाई में, नेहरू जी के दर्शन से ये इसरो बने, आज नहीं 1964 में। और हमारे देश में 1975 में आर्यभट्ट हम लोग सैटेलाइट आसमान में भेजा था। लेकिन आज इसरो को हम क्या कहेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च कहेंगे और क्या कहेंगे पता नहीं, कहां से लाए गए भारत और इंडिया, तरह तरह की बातें। सर मैं दोबारा ये सरकार को ये जरूर ये कहना चाहते हैं सर, नहीं ये तर्क नहीं, इसरो की बात कहते हैं। सर आपको संगठन में ये भी लेना चाहते हैं सर आपकी संगठन में ये भी लेना चाहते हैं कि ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली met at 11 p.m. with President Rajendra Prasad in the chair. Sucheta Kripalini, a member from Uttar Pradesh, sang the first verse of Bande Mataram to mark the opening of special session. Prime Minister Jawaharlal Nehru delivered his famous Trees to Destiny speech. Sir, Speaker Mabalankar announced, sir, sunliye sir, Speaker Mabalankar announced the death of Mahatma Gandhi at a sitting of the Lok Sabha on February 2, 1948. उन्होंने क्या कहा जानते हैं? We are meeting today under the shadow of double calamity. The sad demise of the tallest man of our age who has led us from slavery to independence and reappearance of the cult of political violence in our country. Mabalankar said, a glory that was said by Mabalankar ji. What Nehru ji uttered, a glory has departed, and the sun that warmed and brightened our life has set, and we shiver in the cold and dark. Sir, सदन में चर्चा होगा, वो भी स्वतंत्र की मुद्दे पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मुद्दे पे, और महात्मा गांधी जी के नाम की जिक्र नहीं होने से तो अच्छा नहीं लगता है सर हमें वाजपेयी जी की भी बहुत श्रद्धा करते थे, अभी भी करते हैं सर। उन्होंने दिखाया ताकत। 1974 में इंदिरा जी पोखरान में एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे सर। उस समय से विदेशों की ताकतों ने हमें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास की, लेकिन अटल जी रुके नहीं। नरसिम्हा राव की जमाने में भी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए सोचा गए थे, लेकिन इसको साकार किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उसके साथ साथ ये भी संदेश दिया देश सारे दुनिया को कि नो फास्ट यूज पॉलिसी हम अपना रहे हैं सर। उसके पहले हमारे खिलाफ सारे पाबंदी लगाए रहे थे, उसको हटाने के काम किसने किया था? हमारे मनमोहन सिंह जी, जिसको कहते थे कि मौन रहते हैं, उन्होंने मौन नहीं रही। जब G20 की सम्मेलन हुआ करते थे, उस समय भी उन्होंने कहा ये अच्छा है हमारे देश के लिए। वो मौन नहीं थी, लेकिन बात कम करते थे और काम ज्यादा करते थे, फर्क यही है सर। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील किसकी अगुवाई में हुई बताइए सर? इसी सदन में इस चेयर में बैठा होते हुए सोमनाथ चटर्जी साहब देश के लिए वो इंडो यूएस न्यूक्लियर बिल को समर्थन किया और अपने पार्टी को नकार दिए थे। तो ये उदाहरण है। तो ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील अगर नहीं होते तो आज अमेरिका देश हमारे साथ इतना जुड़ाव ना दिखाते। ये भी हमें
ये भी हमें विचार करना पड़ेगा सर। सर हमारे इस पार्लियामेंट में क्या क्या हुई सर, छोटा सा मैं ब्यौरा देना चाहते हैं सर। सर देखिए, सर इस सदन में सर 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पारित हुई थी टू एंश्योर दैट पीपल आर गिवन द राइट टू वोट। अगर वोट देने के अधिकार ना होते तो आज बाकी बात करने की हमें गुंजाइश ना मिलती। सर दूसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, a law that has helped the government regulate the production, supply and distribution of essential commodities such as drugs, oil, kerosene, coal, iron, steel, pulses. सर तीसरा क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया 1967। चार, nationalization of bank, 14 banks were nationalized which enhanced banking infrastructure and services and created provision of cheaper credit to farmers। बता दे सर 1974 में एटॉमिक जब एक्सप्लोजन हुई थी ना, हमारे प्रधानमंत्री उस समय रही थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। ये भी आपको याद दिलाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब हुई थी हमारे देश में क्रांति के स्वरूप से, एक क्रांति के रूप से हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। आज तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। शुरुआत हमारे स्वर्गीय राजीव जी ने किए थे, शायद हम सबको ये याद में रखना चाहिए। सी डॉट से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितना भी एवोल्यूशन होते हैं, इसका पीछे क्या इतिहास है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हिस्ट्री को हम भूलना नहीं चाहिए। हिस्ट्री इज द रिमेम्बरेंस ऑफ द पास्ट, इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर हिस्ट्री को हम कैंसिल चेक नहीं बता सकते, हिस्ट्री कुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए कैंसिल चेक, रादर it should be treated as a promissory note in future. And now whatever cash in hand, we should spend it wisely. That should be the agenda of the any government. Sir, anti-defection law 1985 or a krantikari, child labor act 1986, the scheduled caste and tribes prevention of atrocities act 1989 to prevent atrocities against members of scheduled caste and scheduled tribe. सर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एक्ट, ये और एक क्रांतिकारी एक्ट है। ये इनैक्टेड इन 1992। दिस एक्ट एम टू डिसेंट्रलाइज पावर एंड एंश्योर्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एनहांसिंग ग्रासरूट डेमोक्रेसी। सर आज देश में 3 सरकार है, केंद्र की सरकार, सूबे की सरकार, ग्राम की सरकार, लोकल सरकार। ये क्रांति, इट वाज ए सोशल रेवोल्यूशन एंड दैट सोशल रेवोल्यूशन occurred without shedding even a drop of blood. That is the significant achievement of our former government of under Rajiv Gandhi ji. Sir, member of Parliament Local Area Development Scheme 1993. Sir, Right to Information Act 2005. It is a landmark. Sir, Right to Information Act 2005 is a landmark legislation that revolutionized transparency and accountability in governance. It empowers citizens to request information from public authorities, thus promoting openness and reducing institutional corruption. Sir, I am being tempted to refer the name of my leader, Madam Sonia Gandhi ji. Sir, Madam Sonia Gandhi ji, who took the initiative to pass the landmark legislation, Right to Information Act. History will remember. Yes. The scheduled tribe and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Rights Act 2006. Yes. National Rural Employment Guarantee Act NREGA. सर ये नरेगा के खिलाफ कटुक्ति करते हुए कहते थे किसी ने, ये मरेगा, ये नरेगा नहीं, ये मरेगा। लेकिन नरेगा मरे नहीं, नरेगा जिए हैं। और नरेगा से हमें ग्रामीण लोगों को हमें भी ग्रामीण लोगों को इसके सहारे जीने का मौका मिलते हैं। सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट और एक क्रांतिकारी विधेयक पारित किए गए 2009 साल में। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इट मेड एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 years. Sir, again, Food Security Act, National Food Security Act
2013. The Food Security Act aimed to provide subsidized food grain to large section of the population, ensuring food security. It sought to address malnutrition and hunger by guaranteeing access to essential food items. Sir, the issue is, sir, जानते हैं गरीबी बढ़ रहे हैं, सारा देश में गरीबी बढ़ रहे हैं. सर, पॉवर्टी इंडेक्स में 117 की देश के अंदर हम 107 में आ गए. सर, कभी हमारे देश को देखते हुए ड्रेज और अमर्त्य सेन ने यह कहा था कि इट लुक्स लाइक द आइलैंड ऑफ कैलिफोर्निया इन ए सी ऑफ सब सहारन कंट्री. इसलिए हमारा ये गरीबी को सबको चूकता है. एक तरफ बढ़ते हैं कुछ चुनिंदे लोगों ने, लेकिन दूसरी तरफ हमारा गरीबी भी बढ़ते जा रहे हैं. इसको ध्यान में रखना चाहिए. सर, right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, Street Vendors Act 2014. सर, बाद में क्या देखा हमने? बाद में हमें विरोध करने पड़े, क्योंकि सदन के अंदर विरोध करने का अधिकार तो हमें है, और विरोध करने के अधिकार हमारे संविधान भी हमें देते हैं. सर, इंडो न्यूक्लियर डील जब चर्चा होते थे, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था इस सदन में, तो कौन सा पार्टी कौन सा पक्ष में थे, शायद आपसे ज्यादा जानकारी है. मैं आज इसी शुभ एक अवसर पर किसी को और नहीं बोलना चाहते, लेकिन सर, डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट इन 2016 हमने विरोध किया. इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स जीएसटी उस समय भी लाए गए थे जिस समय दूसरा सरकार थे, लेकिन फिर भी लाने में जो कमियां थी वो बार बार हम लोग उसका उजागर कर चुके हैं. सर, हमें एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड फ्लाइट ऑफ कश्मीर, ये मुद्दे को भी हमें आलोचना जरूर की थी. कश्मीर हमारा अंग है. सर, आज भी देखिए कश्मीर में हमारे फौजों को जान गंवाने पड़ती. इसमें तो यह साबित होते हैं उस दिन हमारी तरफ से जो शंका जाहिर किए थे वो शंका सही है. सर, आज मैं ये चाहता हूं कि हमारे सदन के अंदर हमारे जो रणकुबड़े जो फौजों ने वहां जान गंवा रहे हैं, उसके लिए कम से कम हम थोड़ा सा मौन व्रत करते थे, थोड़ा सा साइलेंस ऑब्जर्व करते थे, अच्छा होते सर. एक तरफ मणिपुर, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जल तो रहे हैं दोनों, और हम जल तो रहे हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है. ये तो सिर्फ एक झांकी है, हमें बहुत कुछ करना बाकी है. सर, और एक देखिए, और एक डिविजिव लेजिस्लेशन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड एनआरसी. तो इस तरीके की डिविजन लेजिस्लेशन के विरोध हम लोग किए हैं सदन के अंदर. जो हम किए हैं बताते हैं. सर, हम लोग विरोध किए हैं, ये फार्म लोग के चलते हम विरोध किए हैं, और हमारी विरोध के चलते, देश की किसानों की विरोध के चलते ये सरकार को फिर वापसी तो लेने पड़ी. सर, फिर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग तो विरोध किए थे. सर, जो किए हैं हम वजह क्या है बता दिए हैं सर, और ये सारे हमारी तरफ से बात रखे गए हैं. सर, हम तो ये चाहते हैं कि आज की हालत में हमारी तरफ से और एक मांग आपके पास रखना चाहते हैं. वो मांग ये है सर कि हमारी सदन में एक आप नियम चालू करें, इसमें विपक्ष के लिए सिर्फ एक दिन विपक्ष के लिए डेडिकेटेड किया जाए. उस दिन विपक्ष सब कुछ बोलेगा, विपक्ष को जो मर्जी विपक्ष को बोलते रहेंगे. इसलिए एक दिन विपक्ष के लिए अब रख दिया करो. सर, आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं, और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए. तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए. ये हमारी देशवासियों की मांग है. मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सोचेंगे. सर, बस हो गए. सर, मैं ये कहना चाहते हैं सब देश के हम ये कहना चाहते हैं सर, ये हमारे अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है, हमारे लिए बहुत सारे अवसर भी है. तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी के बीच मैं ये कहना चाहते हैं कि आज देखिए एक माहौल पैदा होते जा रहे हैं कि मेजोरिटी रहने से सब कुछ हम कर सकते हैं. सर, देयर आर फियर्स ऑफ एन एम्बिशन
to establish a one party dictatorship. ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं. This has led to the sidelining of the opposition's role in parliament, destabilization of opposition-led governments through tactics like the purchase of members of legislative assembly and the selective use of central agencies such as Enforcement Directorate, CBI, Income Tax Department against opposition leaders and ministers. Furthermore, the devaluation of parliament and the erosion of parliamentary procedure have become particularly pronounced during the second term of this dispensation. In 2021, the parliament convened for fewer than 50 days with minimal discussion on legislation and inadequate scrutiny of legislative bills. The decline in the referral of bills to standing committee is also notable, dropping from 60 to 70% during the previous government to only 22%. आपके लिए अच्छा होगा. ये हमारे deputy leader है, पूछिए ना. सर हो गया. The first term of this government, a mere 13% in the second term. Additionally, the opposition has been denied the right to raise issues and press for vote during the legislative process, further undermining parliamentary norms. Sir, same is the status of Rajya Sabha. I don't know whether it will be allowed or not. Sir, India's transition. Sir, मान के चलिए, India's transition from one-party dominant system to multi-party system, and more recently to a nascent one-party system under this regime has fundamentally altered the dynamics of engagement with parliament. One positive aspect of parliamentary story is its representativeness. Initially in 1952, parliament consisted mainly of lawyers associated with the freedom movement and pre-independence legislative bodies. But now, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, all have been included in the legislative mechanism. It's a very positive idea. Sir, मैं जानता हूं सर आपको थोड़ा जल्दबाजी है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था. सर मैं ये कहना चाहते हैं कि देखिए सर, ये हमारे देश, इसमें तरह तरह की बात तो किए जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इंक्लूसिवनेस की बात होते हुए भी इंक्लूसिव नहीं है हमारे पार्लियामेंट. आप खुद देख लीजिए, नंबर देख लीजिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को संख्या देख लीजिए और खुद तय कर लीजिए. मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज कटुता हम नहीं चाहते. सर बात यह है कि सर ये हिंदुइज्म की अगर बात करें, हिंदुइज्म क्या होते हैं? हिंदुइज्म में 4 वेद है, मिलियंस ऑफ गॉड्स है, 18 उपनिषद है सर, 6 क्लासिकल स्कूल ऑफ फिलोसफी है सर, दो एपिक है. अच्छा ठीक है, अच्छा मान लिया आप अच्छा ठीक है, तो है that means what does it suggest? It suggests that plurality is the essence of our civilization. We may be a young nation, but certainly we can proud of old civilization. Sir, हमारे civilization क्या कहते हैं? Plurality की बात करते हैं. India as a nation or as a civilization is an unending celebration of pluralism. Sir, pluralism accommodates differences, and differences in turn embody, enact dissent. सर ये हम कहना चाहते हैं, जब ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब क्या है? यही तो मतलब है, सबको चिंता को, सबकी भावना को शामिल करना चाहिए. सर हमारे सरकार कहिए, हमारे संस्कृति कहिए, ये संस्कृति में ये भी दोहरा गया है. अहंकारम बलम दर्पम क्रोधम. सर अहंकारम बलम दर्पम ये वर्जित किए हैं हमारे हिंदू धर्म. सर इसलिए मैं कहना चाहते हैं, अहंकार को छोड़ना चाहिए हम सबको. हो सकता है आपका बहुत सारी क्षमता हो सकता है, आपको कभी हमको, लेकिन इसको वर्जन करना चाहिए. अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम समस्थिता मम आत्मा सर्वदेहेषु प्रदो विष्णु भस्सुआ का मतलब क्या है? मतलब ये होते हैं कि ऊपर वाले को गुस्सा की आप आमंत्रण ना करें तो बेहतर है. सर इसलिए आज
जब सदन के अंतिम दिन है, मैं उस बुजुर्गों को स्मरण करते हैं जो हमारे बीच अभी नहीं है। Carry on, carry on, carry on, carry on. हाँ सर, सर मैं और एक बात रखना चाहते हैं सर बस लास्ट बात सर। देखिए सर, हम सब ये हमें भुगतना पड़ता है सर इसके लिए, इसलिए मैं रखना चाहते हैं आपकी निगाहों में सर। ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये मानते, अब सुन लीजिए सर। इट इज परहैप्स द मोस्ट फंडामेंटल पार्लियामेंट्री राइट ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Every member is entitled to freely and fearlessly express himself on the floor of the House, inter alia, on burning issues of the day and matters of urgent public importance. If a member fails to do so under one of the available procedural devices, he often takes recourse to what has come to be known as zero hour. While unparliamentary or objectionable expression may be expunged from the proceedings of the two houses of parliament by the respective presiding officer under the existing rules, shutting off or blinding the proceedings of any house under the presiding officer's direction, that nothing of what is said without his permission would go on record, may be questionable desirability, in as much as in that case the reports of the proceedings cannot really be regarded anymore as a faithful record of all that happened. This applies equally well to the expurgated and edited version of the selected proceedings that may be telecast. In any case, when the question hour or any other part of the proceeding is telecast live, how can the presiding officer expansion order operate? सर, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अधिकार को ये दे जाना चाहिए सर। हम चाहते हैं कि सदन की जो गरिमा, वो गरिमा बरकरार रही है सर। आज स्पेशल सेशन है, ये नॉर्मल सेशन है, क्या है किसी को पता नहीं। हमें बाहर से मीडिया वालों के हवाले से पता चलता कि स्पेशल सेशन है या नहीं। सर, जब मिडनाइट सेशन होते हैं, जैसे कि आजादी के दिन हुई थी 14-15 अगस्त, वैसा मिडनाइट उसमें चर्चा नहीं होते। जैसे कि जीएसटी के लिए नरेंद्र मोदी जी किए थे, चर्चा नहीं होते, लेकिन बाकी स्पेशल सेशन में चर्चा होते। लेकिन इसके साथ साथ बाकी लेजिस्लेशन नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ 8-9 सारे मुद्दे को आप शामिल किए हैं। पता नहीं इस तरीके की कैसे आप सदन को गरिमा को बरकरार रखेंगे। क्वेश्चन आवर में हमें शामिल होने का मौका नहीं है, जीरो आवर उठाने का मौका नहीं है, फिर आप कहते हैं कि गणतंत्र गरिमा को बजाय रखना चाहिए। सर, ओल्ड से न्यू हम जाते हैं, ओल्ड को हम भूलना नहीं चाहते। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। सर, देयर इज अ सेइंग दैट ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड। ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड। अकॉर्डिंगली ओल्ड हाउस इज बेस्ट टू बस। हम नया सदन में जाएंगे, लेकिन पुराने को याद में रखेंगे। सर, फिर एक बार कहना चाहते हैं, हमारे राजेश खन्ना जी बाबू मोशाई एक पिक्चर थे, उसमें कहा था जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। हम रहे या ना रहे, लेकिन आज सदन के अंदर हम जो करते जा रहे हैं, अगले दिन हमारा पीढ़ियों ने इसको याद रखेंगे। इसलिए जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। ये बात कहते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का संयुक्त ग्रुप फोटोग्राफ, राज्यसभा सदस्यों के ग्रुप फोटोग्राफ और 7वीं लोकसभा के सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ मंगलवार 19 सितंबर 2023 को 9:30 बजे संसद भवन के प्रांगण नंबर 1, द्वार संख्या 1, सेंट्रल हॉल के बीच में किया जाएगा। अतः मैं आपसे अनुरोध है कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए 19 सितंबर 2023 को पूर्वाह्न 9:15 पर उपस्थित स्थल पर पहुंचे, ऐसा मेरा आग्रह है। श्रीमान TR बालू साहब। Sir, from 1962 onwards, the DMK, now presided by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. M.K. Stalin, has been part of all historical discussion in this house and also in the other house. Sir, though called this is the special session, there is nothing special about it. Just yet
another session. The new parliament building has been constructed at an enormous cost without a felt need. Money has been carved out by government when there is so much of financial crunch. Now Parliament House inaugurated with much fun and fair, but why the last session was not held? Was it due to any vast consideration or any only today you could find the auspicious moment? More than auspicious time, what is needed is an auspicious agenda of business, which augurs well for the well-being of peace, progress, and happiness of 1.3 crore people. This session in new premises seems not to be a social session, but an emergency session, or to carry out certain urgent mission of the ruling party to fulfill certain ulterior objects only in violation of democratic norms. This sitting will take stock of India's journey as an independent nation. We got independence in 1947. The 75th year of celebration fell last year in 2022. We have already stepped into 76th year. If at all any special event has to take place of the long journey, it has been done, it should have been done last year itself. Okay, even accepting the while that we are commending our 75th year parliament, such a special sitting should have been done in the historic parliament, house where the country's destiny was decided further nurtured and renewed in 1947. India, our country, our dear nation, the largest and vibrant democracy in the world, is today because of the invaluable contributions of firstly of the people of the country. Then comes to the political parties and the leaders who steered government for the majority of the time. That is, for the past 6 years, government of India was run by parties other than the present party. The strong base of the modern India, the developed India, was laid by 6 decades of planned work done by sovereign leaders, starting from Jawaharlal Nehruji, the light of Asia. Contributions of Prime Ministers Lal Bahadur Shastriji, Indira Gandhi, Morarji Desai ji, Chaudhary Charan Singh ji, young Prime Minister leader Rajiv Gandhi ji, and Narasimha Rao are great indeed. Tower of strength of the backward class masses, who constitute more than 60%. VP Singh ensured social justice to them, which was denied to those marginalized fourth level people, so-called Sutras. His contribution is immense and invaluable. It will stand out and shine in our modern history of progress. His government was pulled down with vengeance by forces inimical to the empowerment of weaker section. Leaders and their parties who led the country with a lot of sagacity and foresightedness. Whenever there was political instability, when single party majority evaded mainstream parties, it was like saving and protecting standard person. It happened in 1989, 96, 98, 99, 2004, and 2014. The leaders who came to the rescue of the nation at critical times were Deva Gowda, I.K. Gujaral, Atal Bihari Vajpayee, and Dr. Manmohan Singh. The political leaders who played a great role then were DMK leader Dr. Kalanga Karunanidhi, NTR, George Fernandez, Communist Party like Indrajit Gupta, Somnath Chatterjee, Sujit Singh. When we look back at 75 years, the contribution of these star leaders is great and needs special mention. The contribution of opposition parties, mostly of the regional parties like DMK, in national politics and governance, have a special place. This constructive opposition criticism and suggestions have helped the government from time to time take corrective measures because they have represented the regional interest and linguistically minority population groups. DMK in parliament since 1962. Our founder leader Anna, who was in high esteem by his contemporary leader Nehruji, Vajpayee and others, spoke for the political rights of states, protection and development of various classical languages like Tamil, though he advocated a separate Dravida Nadu in 1962. When the Chinese force was on us, he felt that territorial integrity of India was paramount importance.
Though Anna gave up the Dravidian order, he claimed loud the reason for a separate nation still existed. That way, it was sagacious at this central government. After all, India is a union of states. That is the constitutional position. 560 princely states and kingdoms, including large countries like Kashmir, Hyderabad, small kingdom like Pudukkottai in Tamil Nadu, joined later with independent India. Sikkim was the last to join in Indian part. In the last 75 years, promises given to its members, state and just aspiration of the people of the states with various cultural traditions have been broken by Union of India. The latest example is repeal of Article 370 and snatching away the special status of Jammu and Kashmir, like rubbing salt on the serious wound that large states have now been broken into two union territories, whereby the emotions and rights of the people of Kashmir have been trampled upon. While looking back India's 75 years, patting our backs and claiming credit to the impressive performance like Chandrayaan by individual leaders and parties is not appropriate. The success we have seen so far is success of 140 crores of people of this country. Without their support, strength, labor, and commitment, nothing is possible. What we have really introspect is the failures we have faced in 75 years. These failures are the result of the broken promises as in Kashmir, Manipur, Tamil Nadu, and other states. Union of India should go extra mile to get full confidence of the people of states and fulfill the regional aspirations in terms of secularism, equal rights for development, linguistic, political, and democratic rights. While mentioning about the crucial role played by DMK party in ensuring stability and national government at the center, I have tell you about the support extended to Indiraji government in 1969 and Vajpayee government in 1999. After vertical split support by Congress in 1969, the Indiraji government lost majority. It becomes a minority government. This happened after leader Anna has passed away in 1969. Congress was not our friend then, but when mattered to our great leader Kalinga, who succeeded Anna as Chief Minister and President of DMK, was stability of the Union of India. Still, the scares of 1962 war with China was still paining us. Therefore, Kalinga decided with a clear vision to support Indiraji with our 26 members in Lok Sabha. With our continued support, she was able to bring the revolutionary policy measures like abolition of privy purse, nationalization of banks, and the other poverty alleviation program. Anna, a good friend of Adalji, after a very long political struggle, he is able to lead BJP to power in center 1998. It was a feeble, ragtag coalition with a particular party. Poor Vajpayee, a gentleman leader, was carrying on with his government. As is said in Tamil, Nitya Gandam Purna Ayusu, daily death, threat by alive still. This was the condition of Vajpayee government. The government was in ICU for 13 months. She was gifting life to Vajpayee government on a daily basis. What a pity. Ultimately, she pulled out and government fell at 13th month in March 1989. On the confidence motion in Lok Sabha, DMK supported Prime Minister Vajpayee, but he lost by one vote. In the subsequent election, we supported Vajpayee's candidature for the Prime Minister because, as I said, he was a gentleman politician, a statesman, and above that, he did not have animosity towards all minorities. He willingly agreed to common minimum program with alliance partners. He stuck to Raj Dharma. Not only that, Vajpayee has asked his other leaders in his party to stick to Raj Dharma. He was able to complete his full term as Prime Minister with the prestige and hope. Pokhran test and Kargil victory was possible because of stability of Vajpayee's government with the DMK support and our leader Dr. Kalinga's support was the main reason. The present ruling party should revisit the pages of India's recent history and refresh itself with these important movements and appreciate how DMK has played a respectable role in providing stable government at the center. In the building of the modern India, the role of former young Prime Minister Rajiv Gandhi has an exceptional place. In fact, he is the father of the so-called digital India. His competence and involvement of the people of village
that will result in Panchayat Raj Act and empowerment of rural people's representative. His sacrifice of his life in pursuit of public service is unparalleled in Indian history, sir. With this, I thank you for having given this. Thank you. Thank you. Thank you. Shri Sudeep Bandyopadhyay ji. Sir, I rise to speak on the discussion on parliamentary journey of 75 years, starting from Samvidhan Sabha, which has not yet been discussed in details at all in the House. Achievements, experience, memories and learnings. Sir, this is the last day of the current Parliament House. And this is possibly the last agenda we are going to discuss. So on the day of the nostalgia, we feel a flood of memories. The past and pledge to preserve our best democratic traditions for the future. Sir, the journey began just after independence with the covering of the Samvidhan Sabha, or Constituent Assembly, the list of members who registered and presented their credentials on the discussion held on December 9, 1946, from Bengal had been a veritable roll of honor. Many speakers took part. I will just remember their role. It read as follows. 1. Dr. B.R. Ambedkar from Bengal. Mr. Sarat Chandra Bose. Mr. Kiran Shankar Roy. Mr. Frank Reginald Anthony. Mr. Satyaranjan Bakshi. Dr. Prafullo Chandra Ghosh. The list included another 25 members from Bengal who took part on this debate for the final publication of the Indian Constitution. Sir, the proceedings of the Constituent Assembly would have been very dull, Dr. Ambedkar said in his final speech in the Samvidhan Sabha. If all members had yielded to their party lines or party discipline in all its rigidity, then it could be a gathering of yes men only. But few persons raised their voice of their own, going out of the placed resolution, which there were rebels rising to the lend qualified support to Dr. Ambedkar's motion to pass the Constitution. One of these rebels was Hari Vishnu Kamath, suggested that we the people of India. And that was inducted in the Constitution with the proposal of Hari Vishnu Kamath, we the people of India, had come to the end of a long journey, which was, however, the beginning of a longer, a more arduous and a more hazardous one. True to the Indian genius, he noted, our struggle, our awakening began with a spiritual renaissance, which was pioneered by Ramakrishna Paramahansadev, Swami Vivekananda, and Swami Dayananda. In the wake of those spiritual leaders came the political renaissance and the cultural renaissance, of which the torchbearers, the leaders, the guides were Lokmanya Tilak, Aurobindo, and Mahatma Gandhi, and last but not the least, Netaji Subhash Chandra Bose. Today, we once again pay our tribute to those great leaders of our freedom struggle. Start the journey of a next 75 years. The covering of a 17th Lok Sabha
in this historic house. Before moving from an old building to a new one, we need to understand the true meaning of the name of our country, India, that is Bharat. We are happy and comfortable with both the names that we want to reiterate here also. Sir, while speaking inspiration from achievements and memories of the past, that is the main learning we must take for the future. We who currently in the opposition rededicate ourselves to defending democracy against authoritarianism and commit ourselves to building our new India on the strong foundations of secularism and federalism. One of our colleagues, Sugata Basu, now he is the head of the Harvard University, was MP in the 16th Lok Sabha, delivered a beautiful speech on this subject, which I remember very much. Sir, India has a parliamentary system of government. We are watching it since last 75 years. The Union of Parliament is the supreme legislative body of India. Our parliamentary democratic system stands upon the principles of communal harmony, secularism, and unity of the country. Ethos of our constitution vibrated as, after the constitution was passed, unity in diversity. This spirit is to be kept maintained. India is a country which almost believes on principles of Nana Bhasha, Nana Mot, Nana Poridhan, Bibidher Maje Dekho, Milan Mohan. This is unity in diversity. This spirit was reflected from the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, and that should be reflected so long we remain in the country. We speak Ek Jati, Ek Pran Ekota, Ei Desh Amader Vidhata. This country is godly to us. And this is one country, one feeling should percolate to the hearts of every Indian. We believe the principles of unity amongst Hindu, Buddha, Sikh, Jaina, Parsi, Muslim, Christian. Somewhere we are finding this idea is not being implemented in all parts of the country. Indian Parliament, sir, is famous for its ornamental speeches, records of debate and discussions since last its inception. Spirit of brotherhood and feeling of respect always used to maintain between one party MPs to the other parties, from which we are now lacking. This system is vanished. Prime Minister was expressing no claps from the opposition. I was hearing. But the system has been collapsed, and this is not a good sign which are going to face. Sir, Indian Parliament at different occasions and different era have proven that how much powerful can Indian Parliament become at the time of crisis of nation. Whole Parliament stands by India or Bharat. Earlier Prime Ministers, sir, of all times responded to the questions raised by the members. But somehow we are not finding this since last 10 years. Why it is happening? I am here, sir, last 12th Lok Sabha. I have interacted with so many Prime Ministers in question hours. But this time I am not finding it. I hope this will be reflected at the new house. Continuous process of discussion in connection with international and very important national issues were part of regular parliamentary practices. Nowadays, it is totally invisible, sir. Indian Parliament have shown their unity amongst themselves when China or Pakistan invaded India. Atal Bihari Vajpayee ji praised Indira Gandhi by pronouncing her as Ma Durga. At the time of war in Bangladesh, we still remember it. There are exemplary precedents like this in the history of
Indian Parliament. Opposition praising treasury benches opposition, these were reflected in the House on many occasions, on several times, but which is now being totally invisible. Keeping faith upon international solidarity and brotherhood, our Parliament has expressed solidarity with many other countries who have fought for their independence. Sir, I was first elected in 12th Lok Sabha as Trinamool Congress candidate. That time, our party leader Mamata Banerjee, it was the first time a new political party entered into the parliament. And that time, she raised her voice in parliament for 1/3 reservation of in Lok Sabha and assembly. The incident we still remember. She caught one MP by neck when she was going to hear the bill which was going to be placed on the floor of the House. Now Sonia ji has also written a letter to Honorable Prime Minister to take it up. Sir, our demand would be that in the next current new Lok Sabha building, Parliament building, let this women reservation bill be tabled and let it be passed without further delay. Let it be initiated with a positive direction by which this Parliament can initiate its journey with a very positive outlook. Sir, fall of government by one vote, we have witnessed it sitting on the floor of the House. And we have seen the power of the Parliament. How peacefully the voting pattern went on. And just next to me, Chandrasekhar ji was sitting. He asked me, Sudeep, what is the result of the vote? I said, Bajpayee ji has been defeated by margin of one vote only. He said it to me, oh ho, if I had the idea, I could have voted for Bajpayee ji, by which the vote pattern could have been different. So these are the memories which haunt me always. Sir, let the present House run with a positive direction. Common principle of parliamentary democracy is that House belongs to the opposition. I tell it at the all-party meetings whenever Honorable Speaker convenes that in a parliamentary democratic system, House should belong to the opposition. But nowadays, bills are being passed without debate or discussions. It is not a good precedent. Both sides are to be more objective in their approach, in their outlook. And when a House can run properly, if the ruling party takes a positive decision, then only it becomes possible. Otherwise, it is not possible for the opposition to run the House in a proper manner. The GST declaration being celebrated by convening midnight parliament session. It was held to make it historical. But many important and extraordinary situations prevailing in the country are not being allowed to raise and discuss in the House. Sir, brute majority in Parliament by one political party at this present Parliament reflects its arrogance is not desirable. What my long experiences say that if brute majority persists, they are in a mood to gag the voice of the opposition. It is neither desirable nor it is supported by all the members. So we will approach to the ruling party to make themselves restrained in the coming sessions. Long since it is proven, Parliament session must reflect with more positivity and become as result-oriented. But in few last sessions or in few last years, this Parliament session is not becoming result-oriented. That is a part of sorrow. The attitude of the ruling party of Parliament can make it viable and functioning. Day will come, sir, if this way runs, that people will start losing their faith in the parliamentary system of process. That what this Parliament is going to give to us.
And once people start losing their faith upon this parliamentary system, it is a very dangerous system. So, sir, we must try to remain more committed and faithful at the 75th year of Indian independence to see that parliamentary democratic system remains alive with its massive strength. Sir, we hope we are entering into a new parliament. Let all these systems be approached, be focused, be presented, be ventilated in a positive manner. Whole country should feel the change from one building to other building will also carry some feelings, good sense of ideas prevail, and we each one become to the respectful to each other sections in a broader mind. So lastly, I must say the slogan that whatever manner country proceeds, we must say, long live secularism and federalism. The federalism structure of the country is under big threat, where West Bengal is one of the major victims. I should take it up. We are trying our best to draw the attention of the government, and as a leader of a Trinamool parliamentary party in Lok Sabha, I should keep it on record as mentioned. Sir, I repeat, no attempt is to be taken to create division in between India and Bharat. We firmly stand by both. Jai Hind, sir. Jai India, Jai Bharat. Shri M. Srinivas Reddy ji, please. Sir, thank you very much, sir. Speaker, Please, sir. please. Madam ji, just 1 minute, ma'am. I wanted to tell about, my 12th Lok Sabha under your leadership. I was a Congress member also. 2 minutes, ma'am. Then I will talk. Sir, thank you very much, Chairperson, sir. She will listen you, definitely. Yeah. Because she was my leader. Yeah. Please, please. Oh. Sir, I compliment our Honorable Prime Minister for, conducting G20 summit successfully and internationally. The country's name also in the worldwide totally. India is known everywhere also now, sir. So really, he has put a lot of, effort and hard work for this. My complimentaries again to him, sir. And one more thing, sir. My Chief Minister of Andhra Pradesh, by Jagannath Reddy, wishes to all the honorable members of this parliament on the occasion of 75 years, sir, Samvidhan Sabha, sir. He was also 2 terms, a member also of this house. So my experiences, I wanted to share. As my colleague, with the Sudeep ji, has mentioned about it. My 12th Lok Sabha I entered also, madam. That time, Madam Sonia ji was the president of the Congress party, and on Congress party ticket, I won, and I come to the parliament also. That is in 12th Lok Sabha, sir. So the experience, as earlier, my colleague mentioned, that time, after 13 months, Vajpayee ji's government, when ADMK withdrew the support for the Vajpayee ji's government, then strength has come down, sir. It has become a minority government. So that time, because confidence motion has been moved by Vajpayee ji also. So the voting pattern and everything was on slips generally. Everybody was in tense generally. How we know the result will be there? Because of the floor management. Everything, we all also thought that, okay, Vajpayee ji also will come out and everything. But lastly, when the result has come with 1 vote, he was defeated. The government was defeated. That too, the then Chief Minister Giridhar Gomango ji was also a member of parliament in this house. Yes, Sudhir ji? Yes. So he came and voted. Then otherwise it would have become it equal and decided by the speaker also.
That time the speaker was Honorable GMC Balayogi. So how the parliament also depends on nature only, finally. God has to decide how it has happened. When we see all these experiences, we cannot forget in our lifetime, sir. So I have seen a lot of speakers also in this, because when I entered about 25 years back, before that itself, my family, my late brother and sister-in-law were also members of parliament. I used to come to the Central Hall regularly, enjoy the Central Hall, sitting there yourself. Sorry. Sorry, ma'am. Sorry. The luxury of the Central Hall, sir. When you sit in the Central Hall and look at the dome, you will feel so comfortable also. Because that only now you are going to miss in the new parliament. And these experiences cannot be, generally, only memories will be there always for us also, sir. And regarding, again, in 14th Lok Sabha, sir, main, important, agreements, Indo-US agreement. This has happened on 23rd August 2006. So the bill that time, to be passed in this agreement was also a potential thing. Later, 14th Lok Sabha itself, 22nd July 2008, conference motion of Dr. Manmohan Singh ji. That also was a tensionable thing. It was also, floor management could able to do everything. So that was also in a tensionable. All this, strength of strength and everything used to happen in the midnight only, sir. Generally. So the result of the thing was so joyful at the time. Then if you look at it also, sir, 15th Lok Sabha, that is, was thing for our Andhra Pradesh itself. The division of both the states. Andhra Pradesh has been divided into two states. That is Andhra Pradesh and Telangana. 18th February 2014, the bifurcation, the bill, AP reorganization bill has been passed. But problems are so far, after 9.5 years also, whatever the promises made on the floor of the house, both the houses have not been fulfilled, sir. The special category status, which has been, for 10 years awarded by both of the houses, so far, now we are not getting, any inch of it also, it has been no move, sir. In spite of, our Honorable Chief Minister, Jagan Mohan Reddy Garu, used to come and visit also and meet in the Prime Minister and our respective other related ministers also, sir. So I request you, sir, the special category status is a must for Andhra Pradesh for the development of the state, sir. In spite of, my Chief Minister, Jagan Mohan Reddy Garu is working hard. If it is there, to add to that also, he can do, a lot of wonders there in this, sir. Sir, now if you see that, 17th Lok Sabha, we are here. So 17th Lok Sabha also, this Lok Sabha, I have seen also, sir, Article 370 passing also, great thing, and introduction of GST, other things also, sir. So all my experiences, sir, I want to put it to you here, sir, because it is only to tell always to my colleagues that this house got only 543 members. So becoming a member of parliament is, God's nature's gift only. One should be lucky to become a member of parliament in this house, because 140 crore people are there, sir, now. Only 543 people are recognized in this. So this is the temple of democracy. From Sarpanch also, should think of, whatever is passed, Panchayat Sarpanch, in the parliament, will go into that also. They have to implement that. So when the temple of democracy, when it is there, so here we have to, make some, suggestions also, sir. It is very much required also, sir. And to tell you frankly, sir, my dear colleague also mentioned some of the things. Number of days, working days has to be increased here. That is the main thing. And other thing is private members' bill, sir, should be implemented properly also. And the third one, so 30% of the agenda should be suggested by the opposition parties. Then only the house can, function properly. And apart from that, sir, respect for MPs are a little bit coming down, what I could able to see, sir, now. So that earlier when I entered in, that is 1998, 25 years back, the ministers used to give appointments, right away, without, much time or anything. And the secretaries used to give appointments also right away.
And now, that is lacking. And not only this, sir, what is required is because our country's thing is, only 10%. That means strength of the ministers have been decided by long ago. That is 10% of the Rajya Sabha and the Lok Sabha members only can be made as the council of the ministers. See, this time, this thing has been decided when the population was only 50-60 crores. Now the population has increased to 140 crores. This percentage has to be increased automatically to take care of the public so that, everybody can, get the benefits of the central government. So the states also needs to know more powers to be given also, which has to be done by the central government. Sir, my conclusion is that, sir, we have done, beautiful here. We have actually 75 years now we are living in this atmosphere. We are going to miss it. Emotionally, personally also, I feel that I am missing, a great thing. But changing times, changing trends. We need to know everything, for the sake of youngsters. You have to create a beautiful, modern, all digitalized parliament. So that's why our Honorable Prime Minister also has taken the task. I must compliment him also for creating a new parliament, sir. Thank you very much for giving it a lot of time. Thank you. Honorable Member Shri Giridhar Yadav ji. Giridhar, yeah. सम्मान्य सभापति महोदय, आज इस जो हमारा जो हाउस जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं वर्तमान जो बिल्डिंग है बहुत पुराना बना हुआ, जो हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री ने कहा इस देश के जनता के पैसे के द्वारा बना गया है, बड़ी अच्छी बात है। उसका आज हम लोग विदाई दे रहे हैं। वो नए भवन में हम लोग कल से जाएंगे। इस भवन को हम बहुत प्रणाम करते हैं। इसने बहुत सारे दिन देखे 75 साल के आजादी के इतिहास में और बहुत अच्छे से भारत का लोकतंत्र चलते रहा। संविधान सभा के द्वारा जिसमें ये संविधान जो बनाया गया था, उस संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर की मुख्य भूमिका थी संविधान को बनाने में। उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। लेकिन जो संविधान में लिखा है वो संविधान की आत्मा के विपरीत आज काम हो रहा है। लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लोग हाउस में जय श्री राम कर रहे हैं, लोग हाउस में कुछ कुछ बोल रहे हैं। समझ में नहीं आता जो हमारे अंबेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की थी, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग उन्होंने प्रस्तावना में ही किया है, उसके बारे में क्या भावना है इन लोगों को समझ में आता है कि नहीं? जो इन नारों को लगाते हैं हम समझ में आता। वोट में तो देखते हैं जो नेता है, बड़े नेता हैं देश के, वो हनुमान जी का गदा लेके कहते हैं कि वोट दे दो, जबकि संविधान में धर्मनिरपेक्ष कहा गया है और धर्म के नाम पर वोट मांगना उसमें तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। हमको ताज्जुब लगता है कि पता नहीं इन लोगों को लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है। यदि कोई लोकलाज ही खत्म कर देगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकलाज बचा के रखिए तभी लोकतंत्र चलेगा। और जहां तक बात है, हम लोग हर अच्छे काम का हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। जो अच्छा काम है अच्छी बात है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इस सदस्य का सदस्य एमपी बना। वो कभी सदस्य के एमपी नहीं बने, वो सीधे प्रधानमंत्री बन गए। एमपी का शपथ उन्होंने बाद में लिया, प्रधानमंत्री का पद पहले लिया। सुने विदाई पर भी बोल रहे हैं, लेकिन उनको एमपी का दर्द समझ में नहीं आता। बोले कि हम सब बंद कर दिए, एक दिन तनख्वाह एमपी का नहीं बढ़ा। क्या एमपी लोग जो गरीब है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो वो तो आज मेट्रो में चढ़ते हैं, तो रोज मेट्रो में चढ़ के प्लेन पकड़ने जाते हैं। पैसा ही नहीं है, गाड़ी का कहां से जाएंगे? इसलिए जो हमारे एमपी हैं, जो गरीब एमपी हैं, उनका भी ध्यान रखिए। अब निशिकांत दुबे जी के हम बड़े आदमी तो है नहीं, जो हम तो साधारण जानते हैं मेरे बारे में, जानते हैं चौबे जी मेरे बारे में कि कैसे हम गरीबी में चलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो संविधान सभा के द्वारा जो आत्मा किया गया, और बहुत सारे लोग, देश की आजादी में कोई रोल नहीं है, देश का संविधान बनाने में कोई नहीं है। एक है कोई पेपर में पढ़े, कोई विवेक देवराय जी हैं, वो कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। ये बताइए संविधान कैसे बदल देंगे? इसको हम चाहते हैं कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये सब काम नहीं होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। और देश की जनता ने बड़े बड़े सत्तारूढ़ दल को चने चबवा दिए हैं। ये देश की जो जनता है, ये जागरूक जो भारतवर्ष की जनता है, जितने को भी अहंकार जब सत्ता में हुआ है, उसको चना चिबवाने का काम इस देश की जागरूक जनता ने किया और सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया। ये हमारा लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र कोई एक दिन का नहीं है, वैशाली के जमाने से इस देश में लोकतंत्र चला आ रहा। आज से लोकतंत्र है हमारा।
ये तो ट्यूडर पार्लियामेंट जो कहते हैं, वो ट्यूडर पार्लियामेंट जो अंग्रेज लोग बोलते हैं, पहले मेरे यहाँ ट्यूडर पार्लियामेंट था, ब्रिटेन में पहले लोकतंत्र, उसके पहले मेरे यहाँ लोकतंत्र, लिच्छवी का गणतंत्र, वैशाली का गणतंत्र, जो गणतंत्र इस देश में है उसकी एक परंपरा रही है, उसी परंपरा के हम लोग हैं। आप जानते हैं अमेरिका में अभी जो चुनाव हुआ था ट्रंप और जे बाइडेन में, ट्रंप हमला कर दिया कि लोकसभा उसके जो हाउस जो उसका सदन है, बोला कि हम ही प्रधान राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब जब सत्ता परिवर्तन की बात आई हो, इस देश की जनता ने, इस देश के नेता ने, चाहे वो किसी दल के राजनीतिक नेता हो, किसी दल के प्रधानमंत्री हो, स्वेच्छा से जाके राष्ट्रपति के यहाँ इस्तीफा देने का काम किया। हम तो 3 बार लोकसभा में रहे, 11वीं लोकसभा में मुझे 3 प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिला है। वाजपेयी जी 11 दिन के 13 दिन के प्रधानमंत्री थे, तुरंत जाके इस्तीफा दिया। देवगौड़ा जी बने, उन्होंने इस्तीफा दिया। गुजराल जी बने, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये तो हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है कि जो बहुमत यहाँ होगा उसके बाद सीधे हम राष्ट्रपति के यहाँ जाते हैं और इस्तीफा देते हैं। ये किसी के द्वारा नहीं, हजारों साल की परिपाटी इस देश की जो है उसके द्वारा हमारा लोकतंत्र चल रहा है। और आप एक से एक दिन भी देखा है इस हाउस में, बड़े बड़े लड़ाइयां इस हाउस में भी देखा, लेकिन सब मिलके हम जानते हैं जब हम लोग आपस में किसी बात पर बहस करने लगते हैं तो जो हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो तुरंत हम लोगों को जाके उस बात को कहते हैं कि नहीं आप लोग शांति रहे। हम लोगों ने इस हाउस में जब वाजपेयी जी को देखे हैं, जब 96 में हम लोग थे, जब वाजपेयी जी बोलने के लिए खड़े होते थे, विपक्ष से लोग बोलते थे, सत्ता पक्ष से सारे लोग हम लोग सुनते रहते थे वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज क्या परिपाटी है, जब हम लोग बोलते हैं विपक्ष का लोग, एक भी सत्ता पक्ष एमपी नहीं रहता। ये नहीं है ना, ये कोई उपस्थिति है, ये कोई उपस्थिति है, क्या कहते हैं निशिकांत जी, ये कोई उपस्थिति तो है नहीं। और हम लोग सब लोग रहते थे। ये स्वस्थ लोकतंत्र का इस देश में हनन हो रहा है, वो ये सत्तारूढ़ पार्टी के आपकी जिम्मेवारी है। अरे आपकी जिम्मेवारी है, लोकसभा चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, कोरम पूरा करना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, विपक्ष की सूची लागू नहीं है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं ये सच बात को स्वीकार करिए, आप ऐसा नहीं करिए, आप हम कोई ऐसा बात नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन आप तो सुनेंगे नहीं किसी का बात, आप बोलेंगे सब लोग चले जाएंगे। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र का हनन हो रहा है, इस पर भी हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय को विचार करना चाहिए। जब तक हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा हम लोगों का काम। और हम लोग जिन बातों को आप देख लीजिए, अब हमारे संविधान को बनाया कितने 2 साल कुछ महीना बताए सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय, और आज ये कोई विवेक देवोराय या ओबेराय क्या है पता नहीं, नाम नहीं जानते हैं उतना, पेपर में पढ़े वो कहते हैं संविधान बदल देंगे। ऐसे कैसे होगा, बाहर का आदमी बोल रहा कि संविधान बदल देंगे। अब हम लोगों को कल अपियर होना है कहाँ पे, फोटो सेशन, हम लोग पेपर में पहले ही पढ़ लेते हैं, बाद में सूचना हम लोग को जाती है कि कल हम लोग का ग्रुप फोटो सेशन होना। हम नोटिस ऑफिस में जाके पूछे भाई क्या है, बोला सवेरे पेपर में देखे कि पहले ही छप गया। पहले हम लोग को सूचना मिले, लोकतंत्र में हम लोग जब से थे पहले एमपी को सूचना जाती थी तब मीडिया में जाती थी, अब हम ही लोगों पे सूचना बाद में जाती है, मीडिया में पहले चली जाती है। अब बहुत सारी बात है, आप सब जानते हैं कि जो लोकतंत्र जो बना है, अंबेडकर से लेके, नेहरू से लेके, लोहिया से लेके, जितने लोगों ने हमारे लोगों ने किया है सब हम लोग जानते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इस हाउस ने आरक्षण का बिल भी पास किया है। बीपी सिंह के नेतृत्व में जब आरक्षण का बिल लाया गया था मंडल कमीशन को, कितना दुराव था, लेकिन सब लोगों ने मान लिया बाद में। फिर हमारे रामकृपाल जी बैठे हैं, अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा का बिल लाया आरक्षण का, लेकिन आरक्षण का जो था वो धीरे धीरे निजीकरण कर रहे हैं। जो सोशलिस्ट वर्ड लिखा हुआ है इस सब प्रस्तावना में वो तो खत्म हो रहा है। अब सारा चीज पूंजीपतियों को बेच दे रहे हैं, आप सारे होटल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, तो प्रस्तावना ही खत्म हो जा रहा है। कुछ दिन संप्रभुता का जो वर्ड है ये बचेगा कि ना बचे, इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। सोशलिस्ट तो खत्म हो चुका, सेकुलर खत्म हो चुका, डेमोक्रेटिक अब चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करते हैं। एक संप्रभु शब्द ही अभी तक बचा हुआ है, उसको भी बचाने के लिए मेहनत करना, बाकी तो खत्म हो ही चुका है। आप सब चीज को खत्म कर ही रहे हैं, उसमें कोई बहुमत आप करेंगे ही। बहुमत में लोगों को सत्ता पक्ष और विपक्ष जो बना हुआ है सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता, एक एमपी का कोई सलाह नहीं लिया जाता। बात हम लोग की जो स्थिति है, एक पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज, माननीय सभापति महोदय हम कहना चाहते हैं, एक पैसेंजर ट्रेन हमारे कहने से नहीं रुकती है। ये तो हमारी हाल है एमपीओ की। रिजर्वेशन हम डालते हैं कि कंफर्म होगा कि नहीं होगा, इसका गारंटी नहीं है। जो चिट्ठियां मंत्रियों जी को लिखते हैं उसका जवाब तक नहीं आता, जो मंत्री चिट्ठी का जवाब ही नहीं देता। इसलिए हम लोग एमपी का भी मान प्रतिष्ठा इस शासनकाल में गिरा है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता। तनख्वाह तो मिल ही नहीं रहा, हम लोग बहुत परेशान है, इसीलिए इन चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहते हैं जो हम नए भवन में जाएं, नए उत्साह के साथ जाएं,
नई सोच और नई विचार के साथ जाएं और लोकतंत्र को में जो संप्रभुता है इसको बचाने के लिए हम सारे लोग काम करें, सेक्युलरिज्म को बचावें, सोशलिस्ट को बचावें और डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए हम काम करें, सब मिलके, सारे एमपी मिलके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। Thank you. Honorable Member Shri Fatragari Mehtab ji. Mehtab ji. Is not ready. Not ready. Mehtab ji. Thank you. Ready? Sir. Unexpected call, I think. Unexpected call. You're not ready. I'm unable. Yes. I was expecting Sivasana to speak before, No, she was a member late. but Came late. because I don't have the habit of jumping the queue. And thank you for allowing me to speak. It is definitely a nostalgic moment. Nostalgic in the sense that when you leave one house and go to a new one, you have all the expectations of the new house. And you have all the expectations how it would be. And as we have seen the other day, when it was inaugurated, the technological advancement that has been put forth before all our seats is lacking here. Here it is very difficult. You also know yourself that we have to squeeze our legs to sit in these benches. But the best part is we don't relax while sitting in the Lok Sabha, in this house. We always sit little bit Congestion. in action mode, yes, on the edge. And always the people also put us on the edge so that we always strive to get elected again and again. I remember the day I first got elected to this house in 1998. Our party was, for the first time, got elected to parliament. Like, Yes. And that during that period, there were a lot of anxiety, how long the government will last, because it was a conglomeration of 26 political parties led by Atalji. Anxiety was there. And while sitting in the central hall, normally when you have nothing to do or when you are anxious, you look upwards. And all of us, we were sitting in the bench where I still sit, in that last bench of Central Hall. And some of my friends always allow me to sit in that bench. We looked up. And in the inverted dome, we saw number of hexadomes. That time, one of my friend, my colleague had said, my intention is to be a member of this house at least for 2 terms. Then I asked him, 2 terms means 10 years. अगर 10 साल हो गया तो काफी है यहाँ मेंबर होने में, फिर हम अपने प्रोफेशन में निकल जाएंगे. That time I had yes, and that time I suggested, very foolishly of course, that let us count the hexagrams which are up there. Let us count it. And the day we get the correct answer, I'm yet to count it. The day we get the correct answer, counting it, think that that is the last term of yours in this house. And Mr. Sivash Kumar Udasi has already counted it. And he has been repeatedly telling us the eventuality. So I'm a short-sighted person. I'm very poor in arithmetic. I'm yet to complete the counting, and I still venture to count. Yes. Sir, we are celebrating Amrit Kal of Bharat, independent India. We are in the 75th year of our independence.
I bow my head in reverence to those freedom fighters who gave away their present for our future, for our tomorrow. Let us not forget that it is because of their sacrifice, their titikya, tapasya, tyag, we gained freedom. And in Swadhin Bharat, our forefathers framed the constitution not by diktat of a few, but democratically after full-fledged discussion, deliberation, and debate. It is the constitution that has guaranteed us to remain one as a nation. They deliberated for 2 years, 11 months, the Honorable Prime Minister mentioned that time period. Many kingdoms ruled different parts of the present day India in different eras. At no point of history, the borders of the present were borders of the past. This political map came into existence 75 years ago. A question may arise, is it language that keeps us together? Andhra Pradesh, sharing the same classical language, Telugu, split into 2 states, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, being Hindi-speaking states, also split in not recent past. If language cannot unite even states and provinces, how can it be the basis of a nation? Are we united because of culture? Culturally, Bengalis and Bangladeshis share similar linguistic culture, icons, food, dress, but they have different majority religions and have fought bitter battles a few decades ago. Is it Hinduism that defines the unity of India? Then why is Nepal a different country? Had religion been the defining force of a nation, then all Muslim countries be one nation. All Christians countries also be in one nation, but that is also not the case. As we see, none of the factors like language, religion, or culture guarantee to remain one as a nation. The political landmass that we call Bharat or India as is because of our constitution. Article 1 defines our nation today. And that was framed in this edifice 75 years ago. We all believe in the Constitution. It is our respect towards our national flag, national anthem, and national emblem that holds us to our nation. It is our trust in electoral democracy, despite its flaws. We all believe that all are equal before the law, irrespective of gender, race, religion, caste, language, or culture, and this keeps us together. This present model has so far proved better in keeping us together. If we forget this, it will splinter into many parts, like how it was for most part of our history. Our republic is commemorating the 150th birth year of Sri Aurobindo, 90th death anniversary of Bipin Chandra Pal, and the 103rd birth anniversary of Bal Gangadhar Tilak. Long before, in 1905, these 3 intellectual giants laid the foundation of our freedom struggle with clarity on the power of Swaraj,
nationalism, and Sanatan Dharma. It is the great resilience and tolerance of the Indian people that has contributed to the unity amidst fascinating diversity. It is the spirit of togetherness and tolerance and acceptance of other point of view that has bound us together, the people of Bharat, of diverse region and culture, while extreme individualism and separatism have marked the evolution of European nationalism. Admittedly, all was not well with the Indian civilization in its journey towards unity and integration of our nation. We should remember the painstaking effort that Sardar Patel had made in uniting this country. The princely states were declared as independent, and there were certain states, major states, princely states of that era, who wanted to ally with Pakistan. If Karachi port access was to be provided, Jodhpur was supposed to ally with Pakistan. If Vizag port was supposed to be provided, then Hyderabad would have emerged as a bigger country, including the eastern state provinces within it. Today, after 75 years, but that was dealt very strongly, and a great nation was formed. And today, number of fault lines are still there. The fault lines have been too many in modern India that we had inherited. Few from the past and new ones have been created after independence. I'll just give some instances. Caste exists. That is a major fault line in our country. Communal divide is there. No matter what we say, it is there. Terrorism is the biggest enemy. Ultra-communism or communist revolt is also affecting large part of our country. Paradox of personal law is glaring. Constitution guarantees freedom of expression, yet repressive personal laws take away basic fundamental rights of the individual. And this was demonstrated in the late 80s when Shah Banu got a verdict from the Supreme Court, and it was undone here in this house. Yet the concept of Bharat has existed for more than 5,000 years, since the Harappan age till date. In spite of all the vicissitudes, the sense of oneness exists. Sir, the Parliament has been the platform of many events that has shaped this nation in last 75 years. The Constitution is the instrument in making this country vibrant, modern, and forward-looking. It ensures rule of law, for which independence of judiciary has been protected and guarded religiously. Our Constitution is dynamic. The first amendment moved by the first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, in May 1951, just a year after Constitution being adopted in the Constituent Assembly, clearly demonstrates keeping in tune with the time. And here I would like to quote what Pandit Nehru had stated. Now we come to this house for amendments because we have noticed some lacuna. We have, of course, of various interpretations by the court. And he goes on explaining, this house knows very well
that there are many kinds of constitution in the world. There is the constitution which is not written down, citing the United Kingdom's constitution. And also he has mentioned about the constitution of United States. And there he says, we have a written constitution like the constitution of that great country, where the constitution to some extent limits the authority of the parliament or of the Congress. So bringing a semblance of both together, where rigidity will be little bit of flexible and one can move ahead. That's how the first amendment relating to Article 19, addition of 31A and 31B was incorporated so that the elected government can prepare specific programs for the development of the country. Sir, the basic structure is a moot point which I believe should be discussed when we are discussing about the 75 years of our independence. Supreme Court, I need, sir, a little bit of time. Rule of law means the parameters of decision making and discretion remains always circumscribed by the Constitution. We were witness to the revocation of Article 370 in this House. Uniform Civil Code is another relevant matter that needs to be fulfilled, as Constitution has stipulated. Lot of talk is being made about nation, one election. Various views are expressed. A committee has been formed. Let's wait for that, their recommendations. But I feel it's not something unachievable. I believe it is a necessity. We cannot have elections every year. And we should also remember what Gandhiji had said. He always said, India belongs to all who live in it. Feeling others' pain is the mark of a good individual. And the prarthana that is also sung in all Gandhian ashrams is Vaishnava Janato Tena Kahiye. पीड़ा जो दूसरे के पीड़ा जानते हैं वही वैष्णव ही होते हैं. And that is the essence of our republic, the mantra of our constitution. Sir, during my 25 years in this house, I've seen completed silver jubilee, the important matter. I have seen stringent law being implemented like POTA in a joint session, and the division of this house relating to Indo-US nuclear treaty. I witnessed Atalji's government fall by one vote when Naitikata was given a goodbye. I had the fortune to represent our parliament in the making of the Right to Information Act. That was in 2005. I felt elated the other day when I received a small note from the then Prime Minister after criticizing him forcefully in this house relating to the nuclear agreement, and I was totally taken aback. And that demonstrated the true democratic temper of the then Prime Minister. We also saw GST being implemented in a midnight hour. India celebrated 25 years of independence, and the freedom fighters were presented with a copper plate by the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. On 50th year of independence, when Mr. Sangma was sitting in the chair, Parliament held special session which continued beyond midnight
as I don't know how long we'll be sitting here today. But that continued beyond midnight till 3 o'clock in the morning. On 75th year completion, not only a special session is being held, but a newly constructed magnificent Sansad Soda has been built, and session will start from tomorrow. This Sansad Bhavan functioned since 1927. The central hall was the library and became the venue of the Constituent Assembly. The Supreme Court, when it came into existence, was functioning in the Rajya Sabha house. So these are certain instances which we remember. Yes. And which we also remember. I don't know what will happen once we move out to the new Soda. How this will be utilized. Become a museum. Before concluding, sir, I will just mention one aspect. And that aspect is in this house in Lok Sabha, when the ruling party had brute majority of more than 400 members during Rajiv Gandhi's time. Constitution amendment was made and 10th schedule was added. For the first time in the Constitution, party was mentioned. Earlier in the Constitution, party within quote was never mentioned. It was all individual members. The rights of the individual was recognized. But after 10th schedule addition, party came into existence. Yes. And by that, all of us have lost our voice. Individual opinion we cannot express it here. Though no matter how much we oppose certain aspects of a bill, when there is a whip, the terrorism of whip is very much hanging over our head. That needs to be corrected. If not today, of course in future, I believe the people of India will correct it. Thank you. Because with rampant fractured mandate, that became a necessity. But I think it is necessary now that individual members should express themselves in this house. Unless you do that, the discussion, deliberations in the house becomes sterile. We know what Madam Supriya Sule is going to speak. We anticipate what Nishikant Dubey is going to speak. We all know. How? We also know Professor Saugat Rai's view, what he's going to speak. Because every view today is because of the party. The party gives dictate that this is the view is to be expressed. I also follow that view. And I also follow another point. And that is, we have committed ourselves to the rules and regulations of the process of the parliament. We never jump to the well. BJD perhaps is the first party never jump to the well. And this has been recognized by the leader of the house, by the deputy leader of the house, and also by the chairman. No. NCP also. And that's why I say there are certain customs and regulations which needs to be maintained for a proper functioning of the house. And the best part in our constitution that is enshrined is this, that yes, I should have that strength to act. I may not accept the other point of view, but should I quarrel with him? He has a different point of view. Let me accept it. And that is what Hinduism is all about. Yes. That is what Indianness is all about. We always have different path. That is what Bharatiyata is about. That is what Bharatiyata is about. That's the reason why I would say thank you. The other may have a different point of view. That is what Swami Vivekananda had said in Chicago speech. It's not that I tolerate another religion. I accept that point of view. That is what Swamiji had said. Yes. So let us have that point of view here. Let us hear others, and by hearing others, we can frame our own opinion.
and still hold to our own opinion. With these words, Thank I you. call. Thank you, sir. Honorable Member Shri Rahul Sheware. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख के बहस पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का धन्यवाद मानता हूं और उनकी वजह से आज मुझे इस सदन में आने का मौका मिला है और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस सदन में भी बैठने का मौका मिला है और कल नए सदन में भी बैठने का मौका मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद मानता हूं कि कल 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश उत्सव मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि हम गृह प्रवेश करते तो गणेश जी की पूजा करते हैं, तो कल का एक पवित्र दिन है और कल के पवित्र दिन में हम नए संसद में वहां पे प्रवेश करेंगे। तो एक हमारे सभी सदस्यों के लिए एक भावुक क्षण है हमारे लिए। और अध्यक्ष महोदय, क्या अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 24 नवंबर 1950 को सभा के सदस्यों द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया था और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अध्यक्ष जी, 1579 में इस देश में आने वाला पहला अंग्रेज एक ईसाई धर्म प्रचारक था। उसके बाद ऐसे व्यापारी आए जो व्यापार करने आए लेकिन शासन करने के लिए रुक गए। 1765 में अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। बाद में इसे धीरे धीरे संसद के अधीन कर दिया गया और इसकी जगह संसद का अधिकार आ गया और अब तक ये जारी है। अध्यक्ष जी, इन दिनों देश भर में भारत और इंडिया नाम पर खासी बहस चल रही है। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया, जो कि भारत के राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान सभा में भी इस विषय को लेकर काफी बहस हुई। संविधान सभा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भारत नाम रखने की पुरजोर वकालत करते हुए कहा था कि भारत नाम रखने से गरिमा लौट आएगी, हजारों साल की गुलामी में हमारी पहचान ही मिट गई थी। इस विषय में इतिहास को किनारे नहीं किया जा सकता। संविधान सभा में भारत और इंडिया को लेकर हुई बहस को भी याद रखना चाहिए। दरअसल संविधान सभा में लंबी बहस के बाद इंडिया दैट इज भारत लिखा गया था और इस बहस में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भारत को देश की पहचान से जोड़ा था और उनका कहना था कि इंडिया दैट इज भारत के स्थान पर भारत दैट इज इंडिया लिखना उचित रहेगा। महोदय, इस डिबेट में कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री कमलापति त्रिपाठी ने कहा था, यदि आप लोगों को लगता है कि संविधान में दैट इज लिखना जरूरी है तो भारत दैट इज इंडिया लिखना चाहिए। उन्होंने देश का नाम भारत रखने को गौरव, स्वाभिमान और स्वदेशी प्रतीक से जोड़ा था। त्रिपाठी जी ने कहा था, जब कोई देश दूसरे के दिए नाम और प्रतीकों का इस्तेमाल करता है तो उसकी आत्मा मर जाती है। भारत ने 1000 साल की गुलामी में सब कुछ खो दिया है। हमने अपनी संस्कृति, इतिहास, सम्मान, मानवता, आत्मसम्मान और यहाँ तक की आत्मा तक खो दिया है। भारत नाम रखने से पुराना गौरव वापस लौटेगा का तर्क देते हुए त्रिपाठी जी ने यह भी कहा था कि 1000 साल की गुलामी से निकलकर हम अपनी पहचान हासिल करेंगे। भारत नाम हमें हमारी संस्कृति से परिचय करता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वैदिक काल से ही साहित्य में देश का नाम भारत ही रहा है। इसके अलावा वेदों, पुराणों और ग्रंथों में भी भारत का वर्णन मिलता है। अध्यक्ष महोदय, 18 सितंबर 1949 को हुई इस बहस में स्वतंत्रता सेनानी हरगोविंद पंत ने भी भाग लिया और इंडिया शब्द का विरोध किया और कहा कि यह नाम हमें उन विदेशियों द्वारा दिया गया था जो इस भूमि की समृद्धि के बारे में सुनकर हमारे देश की संपत्ति को लूटने यहाँ आए और हमसे हमारी आजादी छीन ली। संविधान सभा में इंडिया शब्द का पुरजोर विरोध करने वालों में कई संविधान सभा के सदस्य थे। जब संविधान सभा में इस विषय पर बहस हो रही थी तो हरगोविंद पंत आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर अपनी बात रखी। महोदय, फिर आज क्या हो गया है कांग्रेस को कि आज कांग्रेस के नेता कमलापति त्रिपाठी जैसे अपने नेताओं की वाणी को भूल गए। श्री एच.वी. कामत ने सभा में सबसे पहले भारत नाम रखने का प्रस्ताव रखा था। यह सर्ववादित की संविधान के पहले ड्राफ्ट में भारत लिखने की मांग श्री कामत
श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री हरगोविंद पंत और श्री कमलापति त्रिपाठी जैसे नेताओं ने की थी। आज के कांग्रेस के नेताओं को ग्रंथ पढ़ने से परहेज है, तो फिर जानकारी कहां से आएगी? बिना इतिहास जाने ये लोग अपने ये दिग्गज नेताओं को झुठला रहे हैं और उनको गलत साबित करने पर तुले हुए, और यह सब एक व्यक्ति का विरोध करने के चक्कर में अपने ही दिवंगत नेताओं को बेइज्जत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा की ऐसी पद्धति संविधान सभा ने एक ऐसी पद्धति अपनाई जो सुव्यवस्थित, सुलभ और स्वीकार्य थी। मौलिक मान्यताओं को सभी ने माना और उन पर सहमति व्यक्त की। हाल की आधी सदी में किसी भी प्रमुख सामाजिक संगठन या राजनीतिक दलों ने कभी भी संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है। संविधान केवल अपने सदस्यों की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यह उस समय की व्यापक सहमति को दर्शाता है। संविधान सभा का चुनाव भारतीय जनता द्वारा किया गया था। उस समय कोई वैश्विक वैश्य मताधिकार नहीं था। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिसके आधार पर संपूर्ण शासन व्यवस्था चलती है। संस्थापकों ने नवजात गणतंत्र के लिए शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र को चुना था। अध्यक्ष महोदय, भारत की स्वतंत्रता का 76 वर्ष है और इस पूरे काल में देश में 15 प्रधानमंत्रियों की सरकार बनी। आज कुछ लोग कई बार पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या किया ये सवाल करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही बेखूबी से भूल जाते हैं कि पिछले 76 वर्षों में कुल मिलाकर 54 वर्ष सिर्फ कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी और इसमें भी कुल मिलाकर 38 साल एक ही परिवार राज कर रहा था। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। स्वच्छ भारत मिशन, नागरिकों को वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का सीधा हस्तांतरण, गरीबों और उन लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जो बैंकिंग के दायरे में नहीं आते थे। किसानों के लाभ के लिए प्रणाली, नीतियां और कार्यक्रम हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की। फिर भी ऐसे ही कई अन्य क्षेत्र हैं जिन पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बड़ी दृढ़ता से संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। एनडीए सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के संविधान को सही रूप में लागू करने और देशवासियों को उनके मौलिक अधिकारों को अनुरूप जीने का अवसर प्रदान किया है। अध्यक्ष जी, साल 2023 में हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और हमारा संकल्प नए भारत का निर्माण करना है। नया भारत एक आधुनिक समाज होगा जिसमें करुणा का लोकाचार समाहित होगा। एक ऐसा समाज जहां सभी हितधारकों को सर्वांगीण विकास और भागीदारी का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, पुरुष हो या महिला, गरीब हो या वंचित, जहाँ सुलभ, सस्ती और उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, जहां प्रत्येक भारतीय अपनी क्षमता का एहसास करने और ऐसा करने में सक्षम है जिसमें हम में हर कोई संतुष्ट और खुश हो। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इसके लिए दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। इसी से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की अपनी यात्रा शुरू की है। बुनियादी ढांचे के विकास, रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार, बंदरगाहों के विकास, हवाई अड्डों के विकास, शहरों के विकास, चिकित्सा, विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विकास, खेल में विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, अंतरिक्ष में विकास के क्षेत्र में उपलब्धि है। प्रौद्योगिक परमाणु ऊर्जा में विकास, देश की रक्षा में विकास और भारत में विशाल आबादी के लिए खाद्य उत्पादन। अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण है एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था का दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होना। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि भारत को जल्द ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि आजादी के बाद से भारत में लोकतंत्र की सफलता। अध्यक्ष जी, देश के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को बोलने की आजादी दी है, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं कि कोई धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाए। कुछ व्यक्ति अभिव्यक्ति स्वातंत्र का उसका गलत फायदा लेके धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाने का भी काम करे। अध्यक्ष जी, अंत में यही कहूंगा कि भारत की संविधान सभी प्रावधानों का पूर्ण मिश्रण है और इस प्रकार प्रावधान और अनुच्छेद ही इसे राज्य का सर्वोच्च कानून बनाते हैं। संविधान के किसी भी अनुच्छेद को लागू करने और व्याख्या करने में हमेशा संविधान सभा की आत्मा पर विचार किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करने का प्रयास किया है ताकि किसी देश में शासन कैसे होगा इस बारे में अस्पष्टता
की कोई गुंजाइश न रहे और इसलिए यह भारतीय संविधान की विशेषता है जो इसे अपने आप में एक संपूर्ण संविधान बनाती है और देश का एक व्यापक दस्तावेज है। हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहता हूँ कि सभी सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं देता हूँ और जब भी हम नए सदन में जाएंगे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम जाएंगे। नए भारत निर्माण के लिए सभी का सहयोग रहेगा और जब भी मैं पहली बार इस सदन में आया था तभी मेरे साथ हमारे उस वक्त के एक्स मिनिस्टर अनंत विजय जी थे। तभी उन्होंने मुझे कहा था कि पूरे देश की आबादी हमारी 140 करोड़ लोगों की आबादी है, लेकिन केवल 545 लोगों को इस सदन में आने का मौका मिलता है। तो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सभी यहाँ पे आते हैं, तो जिम्मेदारी से देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्री राकेश सिंह जी। गुड, मेरा भी माइक चालू हो गया। माइक मेरा माइक चालू हो गया, पीछे का माइक यहाँ से चालू नहीं होता, माइक वहीं से चालू होता। हो गया। धन्यवाद सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपने नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इतिहास में अंकित होने वाली इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया है। महोदय, देश और दुनिया में अनेकों घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों में अंकित होती हैं और उनमें से भी कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें इतिहास स्वयं में समेटकर गौरवान्वित होता है। और आज जो घट रहा है इसको अवसर के रूप में बदलने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं संपूर्ण देशवासियों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके कारण भारत के महान लोकतंत्र के 75 वर्ष की संसदीय यात्रा के अवसर पर हम सभी को अपनी संसदीय प्रणाली पर गर्व करने का अवसर मिला है। मैं सदन की प्रेस गैलरी में बैठे हुए मीडिया के साथी गणों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिनके बिना ये यात्रा अधूरी थी और संविधान सभा से लेकर अभी तक जो इस संसदीय प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है महोदय, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तब आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश ने इसको सुना था। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा आपका ध्यान इस तरफ रहे। सभापति महोदय, आपका ध्यान इस तरफ रहे। सभापति महोदय का ध्यान नहीं हो रहा है। तब आकाशवाणी के माध्यम से देश ने संविधान सभा की पहली बैठक और उस पूरी कार्यवाही को सुना था और आज संसद टीवी के माध्यम से देश प्रत्यक्ष रूप से इस चर्चा को सुन रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस पूरी यात्रा में संसद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। महोदय, अभी कुछ दिनों पहले ही G20 का ऐतिहासिक सम्मेलन भारत की धरती पर हुआ है। पूरे विश्व में जिसने भारत की साख बढ़ाई और प्रत्येक भारतवासी को जिस पर गर्व और गौरव की अनुभूति हुई, ऐसा वो सम्मेलन भारत मंडपम में जब आयोजित हुआ तो वहां हम में से अनेक लोगों ने देखा होगा कि वहां लोकतंत्र की जननी भारत ये प्रदर्शनी लगी थी और विश्व में लोकतंत्र का उद्गम किस तरह से भारत में हुआ इसका सुंदर चित्रण उस प्रदर्शनी में है। लेकिन ये मान्यता देश और दुनिया के
सामने इतने प्रभावी रूप से लाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इस ऋग्वेद में हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं का स्पष्ट उल्लेख है। 40 स्थानों पर ऋग्वेद में और 9 स्थानों पर अथर्ववेद में गणतंत्र शब्द का उल्लेख आता है। यानी हजारों सालों से हमारे भारत में लोकतंत्र की सनातनी परंपरा रही है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 174वें सूक्त के पहले श्लोक के अनुसार देश में राजा या राष्ट्राधिपति के चुनाव तब भी होते रहे और वो श्लोक है, आत्वा हर्षित मंत्रेधि ध्रुव स्तिष्ठा विचाचली विशरत्वा सर्वा वांछन्तु मातत्व राष्ट्रमदि भ्रशत। अर्थात हे राष्ट्र के अधिपति, मैं आपको चुनकर लाया हूं, आप सभा के अंदर स्थिरता बनाए रखें, सारी प्रजा आपको चाहेगी और आपके द्वारा राज्य का पतन भी नहीं होगा। और अथर्ववेद के 3 अध्याय के 4 भाग का जो दूसरा श्लोक है, त्वा विशेष व्रणता राज्याय त्वामिमा प्रदिशा पंचदेवी वश्मन राष्ट्रस्य कुकदि श्रेष्व ततो वा उग्रो विमजा वसूनी। अर्थात देश में बसने वाली प्रजा, देश के नागरिक आपको राष्ट्राधिपति या प्रतिनिधि चुने, ये विद्वानों की बनी उत्तम मार्गदर्शक पंचायतें आपका अनुमोदन करें। और ऐसे अनेकों श्लोक, अनेकों मंत्र हमें वेदों में मिलेंगे जो इस बात को रेखांकित करते हैं कि लोकतंत्र यह हमारे सनातन की परंपरा है। हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र भारतवासियों के खून में है और इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी अर्थात मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहना, यह भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराता है। चाहे महाभारत हो या बौद्ध साहित्य, सभी में गणतांत्रिक प्रणाली का उल्लेख हमको मिलता है। इसके बहुत विस्तार में न जाते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि वैशाली साम्राज्य में जितने भी गणराज्य रहे हैं, ये सभी लोकतांत्रिक प्रणाली के उदाहरण हैं। यहां तक कि वैशाली के पहले राजा विशाल का भी चयन चुनाव के द्वारा ही हुआ था। और जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया, उसके 20 साल के पश्चात जब यूनान के राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए, चंद्रगुप्त मौर्य का वो कार्यकाल था, उन्होंने भारतीय गणराज्यों के बारे में बहुत विस्तार से उल्लेख किया है कि कितनी सुंदर व्यवस्था उस समय पर इसकी हुआ करती थी। तो हम कह सकते हैं कि ये गणतंत्र प्रणाली, ये लोकतंत्र हमें विरासत में मिला है और हमने इसको दुनिया को दिया है। लेकिन आजाद भारत के बाद या आजादी के समय पर जो परिस्थितियां बनी, जब अंग्रेज इस बात के लिए मजबूर हुए कि उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, तब लोकमान्य तिलक की मांग पर संविधान सभा के गठन को मंजूरी मिली। और संविधान सभा जब देश आजाद हुआ, उसके पश्चात संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में कुल 165 बैठकें की। ये जो हमारा सेंट्रल हॉल है, वहां 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें बोलने वाले पहले वक्ता थे आचार्य कृपलानी। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को मान्यता दी और इस संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी महोदय, वो 24 जनवरी 1950 को ही। और हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ और जिसके कारण देश में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का निर्माण हुआ। और लोकसभा के इस पवित्र मंदिर में, यानी इस लोकसभा में जो पहला सत्र प्रारंभ हुआ था, वो था मंगलवार 13 मई 1952। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा, मावलंकर जी, उन्होंने अनेकों आदर्श परंपराएं इस सदन में स्थापित की। उसके बाद जो हमारे माननीय अध्यक्ष हुए, उन्होंने भी अनेकों परंपराएं स्थापित की। और हमें ये कहते हुए खुशी है कि वो परंपरा जो तब प्रारंभ हुई थी, हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष माननीय बिरला जी के समय तक अत्यंत प्रभावी रूप से चल रही है। और इसी के कारण से भारत में एक मजबूत और स्वस्थ संस्कृति, गणतंत्र संस्कृति, लोकतांत्रिक संस्कृति की नींव
भारत में स्थापित हुई है। 1952 के बाद से अभी तक लगभग 71 सालों में अनेक विद्वान सांसदों के भाषण को सदन ने और देश ने सुना है। इसी सदन में जवाहरलाल नेहरू और पीलू मोदी, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू जी और फिरोज गांधी, इन सबके बीच की नोकझोंक को भी सदन में और देश में लोगों ने सुना है। और जो ऐसे बड़े प्रमुख वक्ता थे जिन्होंने सदन में ऐतिहासिक वक्तव्य दिए हैं, उनमें मधुलिमे, डॉक्टर लोहिया, श्रीपद डांगे, आचार्य कृपलानी, इंद्रजीत गुप्त, ओम प्रकाश त्यागी, प्रकाशवीर शास्त्री, लाल कृष्ण आडवाणी, कार्तिक उरांव, मधु दंडवते, ऐसे अनेकों नाम हैं जिनके सारे नाम यहां पर ले पाना संभव नहीं होगा। चलिए दादा, जो नाम आप बोल रहे हैं उनका नाम भी जोड़ लेते हैं। क्या नाम बोला उन्होंने? सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी हमारी नेता थी और सुषमा स्वराज जी के भाषण आज भी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन भाषणों से। उनमें हम सभी लोग भी शामिल हैं। आएगा आगे उसका उनका नाम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से इन सभी नामों का उल्लेख किया है। माननीय चंद्रशेखर जी भी उसमें रहे हैं। और तब से लेकर अभी तक इस विशाल देश में लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से लोकतंत्र का अविरल प्रवाह जारी है। लेकिन इसमें महोदय एक अपवाद भी है। लोकतंत्र की जो धारा प्रवाहित हुई थी उसमें 26 जून 1975 से 23 मार्च 1977 का कालखंड, यानी आपातकाल के 21 काले महीने, वो लोकतंत्र के इस मंदिर पर एक दाग है। अभी अधीर रंजन जी यहां पर होते तो अच्छा लगता, काफी सारी बातें वो कह रहे थे। और उस समय उन 21 महीनों में देश के सभी मौलिक अधिकारों का हनन करके देश ही पूरा जैसे कारावास में बदल गया था। लेकिन महोदय, हमारा देश का लोकतंत्र ही परिपक्व नहीं है, बल्कि देश की जनता भी परिपक्व और समझदार है। और इसलिए उसने एक रक्तहीन क्रांति करके लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से ही व्यवस्था को बदल दिया। और भारत के लोकतंत्र की सुंदरता देखिए महोदय, जब हम संसदीय प्रणाली पर बात कर रहे हैं तो आपातकाल के उन अंतिम दिनों में लोकतंत्र के इस दाग को हटाने के लिए बाबू जगजीवन राम, आचार्य कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, हेमवती नंदन बहुगुणा और चंद्रशेखर जी जैसे लोग भी सामने आए, जो कांग्रेस की संस्कृति में ही पले बढ़े थे। लेकिन उन्होंने देश के माथे के इस काले दाग को स्वीकार नहीं किया और संघर्ष का रास्ता अपनाया। और हमारी संसदीय प्रणाली पर समय समय पर अनेकों महत्वपूर्ण लोगों ने अपने विचार रखे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, इन सभी के विचार समय समय पर आए हैं। और सभी ने, मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, और सभी ने भारत के लोकतंत्र की ताकत और उसके महत्व को स्थापित किया है। इस समय पर हम जरूर अंबेडकर जी को स्मरण करना चाहेंगे, जो ड्राफ्ट कमेटी बने थे उसके वो चेयरमैन थे। और अंबेडकर जी ने ये कहा था कि हमने जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार का सिद्धांत जब स्थापित किया है तो हमें यह प्रतिज्ञा भी करना चाहिए कि हमारे रास्ते में जो बुराइयां खड़ी हैं उनको मिटाने में हम किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। और देश की सेवा का इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता, ये अंबेडकर जी का मानना था। महोदय, ये विचार अंबेडकर जी के हैं। अब इसकी व्याख्या अलग अलग तरह से लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक मायने में उनका विचार एकदम स्पष्ट है, प्रतिज्ञा पूर्वक बुराइयों का समापन करना या मिटाना। अधीर जी अभी चले गए। हाँ, कोई नहीं है। चलिए, वो होते तो प्रतीक के रूप में हम उन्हीं को मान लेते, लेकिन वो नहीं है। तो ये देश जानना चाहता है कि क्या महोदय भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी राजनीतिक, नैतिक और सामाजिक बुराई नहीं है? और अगर जब ये है और देश के गरीब से गरीब आदमी का भी जब इस बुराई से बचाने के लिए उसका जनधन खाता खोला जाता है,
तो क्या ये भ्रष्टाचार पर एक सबसे बड़ी नकेल नहीं है? वो उन परिस्थितियों में कि आजाद भारत के इतिहास में 57 सालों तक जिस पार्टी की सरकारें रही हैं देश में और प्रदेशों में, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम यहां से 1 रुपया भेजते हैं और केवल 15 पैसे गांव तक पहुंचता है। तो क्या उस परिस्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि जब ये जनधन योजना खाता खोला गया तो भ्रष्टाचार की बड़ी नकेल के रूप में कांग्रेस भी इसकी सराहना करती? और क्या यह देश के लोकतंत्र और संविधान निर्माता अंबेडकर जी के विचारों का सम्मान नहीं है? मैं फिर से अधीर जी को याद करना चाहूंगा, कई सारी बातें वो कहकर गए थे। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है। ये अपेक्षा होती है महोदय कि जब सदन में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का नेता जब अपनी बात रखेगा तो कुछ अध्ययन के साथ में रखेगा। लेकिन ये कहते हुए खेद है कि बगैर अध्ययन के उन्होंने सारी बातें रख दी, केवल राजनीतिक आरोप लगाने के लिए आज के दिन का चयन किया, अन्यथा मुझे भी उनकी बातों का उत्तर नहीं देना पड़ता। उन परिस्थितियों में जब देश में 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से हटके अलग हो गए, तब वो ये कहते हैं कि गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने मनरेगा के बारे में भी आरोप लगाया कि इसको मरेगा बोल दिया गया। मनरेगा को मरने के लिए हमने नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने छोड़ा। नाम तो दिया मनरेगा, लेकिन पैसा कितना दिया? अभी यहां पर होते तो वो सुनते कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों ने 3 गुना ज्यादा पैसा इस मनरेगा योजना के लिए दिया है। हाँ, जियो टैगिंग के माध्यम से सीधे खाते में आज पैसा पहुंचता है, जो वो नहीं कर पाए थे। अभी ये इससे बड़ी भ्रष्टाचार पर नकेल और क्या होगी? उन्होंने आज के दिन जब संसदीय प्रणाली के पक्ष में बातें करना थी, तब उन्होंने भारत के हमारी इस संस्था के सदन के क्वेश्चन आवर के बारे में भी बातें रखी कि बोलने नहीं मिलता। लेकिन आज कोई बताए कि पिछले ये 3 सत्र होने को आ रहे हैं, कौन यहां की कार्रवाई को बाधित कर रहा है? कौन यहां पर क्वेश्चन आवर होने से रोक रहा है? जो रोक रहे हैं वही ये सवाल खड़े करें कि उन्हें क्वेश्चन आवर में बोलने नहीं मिलता। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती। अभी महिला रिजर्वेशन पर भी वे अपनी बात रखकर बस्ता लेकर चले गए। लेकिन विचार करना चाहिए कि 57 साल तक शासन करने के बाद ये सारी बातें वो क्या इस बात के लिए छोड़कर गए थे कि देश में कभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे और उस समय देश की समस्याओं का निराकरण होगा? महिला रिजर्वेशन पर बोलने के पहले एक बार कम से कम उनको याद करना चाहिए था कि कांग्रेस ने इस दिशा में क्या काम किया। वो तो आज भी अगर चंद्रयान चांद पर उतर रहा है तो वो 1964 में नेहरू जी ने इसरो का गठन किया था। 74 बोला या 64 बोला उन्होंने? भाभा का गठन किया था। वो इसको इससे जोड़ते हैं कि तब भाभा का गठन हुआ था, यानी अनुसंधान प्रारंभ हुआ था, तो चंद्रयान जो आज जा रहा है उसका क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए। और इतनी बचकाना बातें इस सदन के भीतर कांग्रेस के किसी नेता से उम्मीद नहीं की जा सकती। चंद्रयान तो अटल जी की कल्पना थी। अटल जी की कल्पना थी भाई चंद्रयान। महोदय, 75 सालों की संसदीय यात्रा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मरण के बगैर अधूरी है। और सभी इस बात को कोट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत गर्व के साथ कहा कि उन्होंने कहा था सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए और देश रहना चाहिए और लोकतंत्र मजबूत बनना चाहिए। क्योंकि देश का लोकतंत्र महान है महोदय, और इसकी संसदीय यात्रा भी इतनी प्रेरणादायक है, उसको समझने के लिए 2 उदाहरण ही काफी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार सदन में आते हैं तो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की सीढ़ियों पर वो माथा रखकर नमन करते हैं, जो ये साबित करता है कि लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर के प्रति भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री के मन में कितना सम्मान है। और जब उन्हें कांग्रेस के नेता लोकतंत्र के बारे में ज्ञान देते हैं, जिन्होंने देश के माथे पर आपातकाल जैसा काला दाग लगाया, तो फिर देश की जनता को उन पर हंसी आती है। और लोकतंत्र की मर्यादा और उसका सम्मान देखना हो तो हमें एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री का आचरण देखना होगा कि इसी सदन के भीतर
एक दिन जब वो प्रवेश कर रहे होते हैं और एक माननीय सदस्य का वक्तव्य चल रहा होता है तो वो वहीं ठहर जाते हैं, क्योंकि ये मर्यादा है कि जब कोई सदस्य अपना वक्तव्य दे रहा हो तो उसको लांघ कर नहीं जाना चाहिए। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री तब तक वहां पीछे खड़े रहते हैं जब तक उस हमारे सदस्य का वक्तव्य पूरा नहीं हो जाता, उनका भाषण पूरा नहीं हो जाता। इससे